Good morning, all. Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Morning. So, in today's class, we will discuss the last year sample paper, which is a bit of interesting one, and it also includes some interesting grammar questions as well, है ना? ग्रामर क्वेश्चंस में एक तो अपन सीधे सीधे ग्रामर क्वेश्चंस याद करके जाते हैं या रट के जाते हैं कि ऐसा जो है इसको हेड में बदल दो, ये जैसे नरेशन चेंजेस, वॉइस चेंजेस, जो भी है अपन करके जाते हैं। उससे आउट ऑफ द लीग हट के कुछ आ जाता है ना कई बार, तो उसके आपको एक्सेप्शंस, वैसे जब आपको क्लास में लाइक नरेशन पढ़ा रहे हैं तो लास्ट में मिसलेनियस रूल्स पढ़ाते हैं कि बेटा ये अलग से याद रखो। तो उसके एक आध सेंटेंस ऐसे देखने को मिले जो आउट ऑफ द लीग थे। ठीक है ना, जैसे टेंस चेंज कब नहीं करते हैं, टेंस चेंज करते हैं ये सबको पता है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, लेकिन कभी कभी नहीं भी करते हैं। तो कुछ रूल्स भी लिखाए थे, तो उससे भी इसमें देखने को मिले। ठीक है, अब देखो कई बच्चों के अभी भी डाउट्स आ रहे हैं कि पहले ग्रामर करें या पहले रीडिंग पार्ट करें या राइटिंग पार्ट करें। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है कि किसी का परफॉर्मेंस ग्रामर करने से पहले जल्दी आ रहा है, किसी का रीडिंग वाला पार्ट करने से जल्दी आ रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस चीज में अच्छे हो? तो आपको 2 से 3 पेपर, सैंपल पेपर्स पहले करके जाने हैं। जैसे 3 4 सैंपल पेपर उठाओ। एक सैंपल पेपर में आप पहले ग्रामर करो, फिर रीडिंग करो, फिर राइटिंग करो। दूसरा सैंपल पेपर में आप नया ट्राई करो, पहले रीडिंग करो, फिर ग्रामर करो, फिर राइटिंग करो। ऐसे 3 4 सेट्स या 3 4 कॉम्बिनेशन में आप घर पे बैठ के ट्राई करके जाओ और फिर खुद फिगर आउट करो कि मैं मेरा परफॉर्मेंस किस पैटर्न से सही निकल रहा है। हो सकता है आपका जो परफॉर्मेंस है वो पहले ग्रामर करने से सही निकलता हो सकता है आपका परफॉर्मेंस है जो पहले रीडिंग स्किल्स करने से सही निकलता हो। तो मैं तो नहीं प्रिडिक्ट कर सकता ना, मैं तो मेरा बता सकता हूं कि मेरा परफॉर्मेंस पहले ग्रामर करने से सही निकलता है, बट आपका उल्टा हो सकता है। आई एग्री टू योर फैक्ट। लेकिन वो आपको पता कब चलेगा, जब आप करके जाके यहाँ से करके जाओगे, वहां जाके थोड़ा ट्राई करेंगे कि वहाँ एग्जाम में थोड़ा ट्राई करना है, तो एक्चुअल आपको जो जिसमें आप अच्छे हो वो करना है काम। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपको घर पे प्रैक्टिस करके जानी है 3 से 4 सैंपल पेपर्स की। चाहे से अभी अगर टाइम नहीं मिलता है तो जो आपको 5 7 दिन का गैप मिलेगा एग्जाम से पहले, उस टाइम वैसे भी कुछ नया तो नहीं, कहा 4 दिन खूब होता है, तो उस टाइम वैसे भी कुछ नया तो नहीं करना। एक दिन में 2 2 सैंपल पेपर भी निकालोगे तो 7 8 सैंपल पेपर निकल गए उस दिन। तो मतलब उस गैप में तो इंग्लिश इंग्लिश की पढ़ाई करनी है ना, और कोई सब्जेक्ट पढ़ना नहीं है, अभी तो सब पढ़ना हो रहा है इस समय, तो चलो अभी टाइम नहीं मिल रहा। तो उस उन दिनों में भी आप ये ट्राई कर सकते हो टाइमर सेट करके कि मेरा परफॉर्मेंस यार ग्रामर से पहले निकल रहा है, जो मैंने मेरी स्ट्रेटेजी बना ली है। मेरी स्ट्रेटेजी है कि मैं पहले ग्रामर करूंगा। ठीक है, हर बैट्समैन की अलग स्ट्रेटेजी होती है, कोई पहले डिफेंस करके अटैक करता है, कोई कहता है नहीं आते अटैक करूंगा। तो किसी को किसी से रिजल्ट्स मिलते हैं, किसी को किसी से रिजल्ट्स मिलते हैं। हर कोई राहुल द्रविड़ नहीं हो सकता, हर कोई वीरेंद्र सहवाग नहीं हो सकता, हर कोई विराट कोहली नहीं हो सकता। ठीक है, समझ गए? चलिए आते हैं। सो वी विल टॉक ऑफ ग्रामर सेशंस फर्स्ट, क्योंकि उसमें फिक्स सेट ऑफ रूल्स हैं, तो पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर आते हैं रीडिंग। इस टेस्ट पेपर, ये आपको बता दूं मैं, 2022 एंड 23 का ये सैंपल पेपर है जो सीबीएसई बोर्ड ने इशू किया था। ठीक है, लास्ट ईयर के बच्चे भी ये सॉल्व करके गए थे मेरे पास। ये अच्छा सैंपल पेपर है ये, इस साल वाले से भी अच्छा है। इस साल वाला थोड़ा सा जो, नहीं इजी तो है, लेकिन कंटेंट ओरिएंटेड कम लगा मुझे, मतलब जो एक टू द पॉइंट बातें होती है ना, उससे अलग लगा। चलो ठीक है, एनीवेज आ जाओ। सेक्शन बी ग्रामर, जिसके अंदर आपको 12 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। डिस्ट्रीब्यूशन आपको पहले ही बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। रीडिंग, देन आता है आपका ग्रामर एंड राइटिंग का एक सेक्शन है मिला के, ग्रामर एंड राइटिंग। और लास्ट पार्ट इज लिटरेचर, लास्ट पार्ट इज लिटरेचर। एंड टोटल है आपके 80 मार्क्स, क्योंकि 20 मार्क्स आपको स्कूल की तरफ से आपके परफॉर्मेंस पे मिलते हैं। तो रीडिंग पार्ट इज ऑफ 20 मार्क्स, जिसमें 2 पैसेज आएंगे 10 10 मार्क्स के, 10 × 2। ओके, फिक्स है, ये सेट ही आएगा। सीबीएसई की बात कर रहा हूँ मैं। ग्रामर एंड राइटिंग में आपको 10 मार्क्स ग्रामर के हैं, जिसमें आपको 12 क्वेश्चन देंगे, 12 में से एनी 10 आपको अटेम्प्ट करने हैं। और राइटिंग में आपको 5 5 क्वेश्चन, 5 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिलेंगे। एक लेटर राइटिंग मिलेगी ऑब्वियसली, और एक पैराग्राफ या नोटिस जो भी वो दे दे। एक लेटर आना तो फिक्स है, और लेटर टू द एडिटर आ जाए तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना और वही अटेम्प्ट करना। मेरी मानो तो लेटर टू द एडिटर बाकी लेटर्स के मुकाबले थोड़ा आसान होता है, उसमें टू द पॉइंट, क्योंकि एडिटर के पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी पूरी बात सुनेगा, तो उसमें बस कंटेंट ओरिएंटेड 4 5 लाइनों 7 8 लाइनों में ही लिखना होता है। बस सीधे सीधे मुद्दे पे आ जाना होता है, पहली लाइन पे मुद्दे पे आ जाओ कि मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा ये इश्यू है। ठीक है, बाकी अगर जैसे आप उसको लिखोगे, अपने बेटे को, अपने पिताजी को लेटर लिखोगे तो, हाँ, आ ही नहीं रहे। नहीं, ऐसे भी होते हैं ना कई बार सोशल ओरिएंटेड, भाई मैं ना आपके, मेरे सोसाइटी में प्रॉब्लम है,
तो उसमें क्या, हाँ कंप्लीट, तो उसमें क्या होता है, हालचाल भी पूछने होते हैं और बढ़िया हालचाल। अब एडिटर के पास इतना टाइम नहीं कि आप हालचाल पूछोगे, सीधे मुद्दे पे आ जाते हो, है ना। तो वो अच्छा एक ऑप्शन है। लिटरेचर में 40 मार्क्स आएगा, जो आपको आपकी पूरी साल भर की पढ़ाई के अकॉर्डिंग कवर करना है। ठीक है, आओ। हो गए ना, 10 ये हो गए, 10 + 10 20 ही हो गए, +40 और 20 इधर से, तो 80 हो गए 80, +20 आपके जो है स्कूल से गए होंगे, तो 100 मार्क्स आपके कवर हो जाते हैं। आ जाइए, पहला क्वेश्चन इज द क्लाइमेट कंट्रोल कमेंट बाय एन एक्टिविस्ट डैश ऑन सोशल मीडिया यस्टरडे। ये देखो पहले ये ऊपर हमेशा पढ़ा करो। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट एन ऑनलाइन अपडेट। ऑनलाइन अपडेट्स डालते हैं अपन, स्टोरीज डालते हैं, तो ऐसा किसी ने ऑनलाइन अपडेट डाली है कि क्लाइमेट कंट्रोल कमेंट बाय एन एक्टिविस्ट। किसी एक्टिविस्ट ने, एक्टिविस्ट क्या होते हैं, जो अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, क्रांतिकारी लोग जिसको अपन बोलते हैं। एक एक्टिविस्ट ने क्लाइमेट कंट्रोल के ऊपर कमेंट दिया है कल। अब कल दिया है, सोशल मीडिया पे दिया है, अब कल दिया है, तो विल बी ब्लोन का तो ऑप्शन खत्म, इज ब्लोन का ऑप्शन खत्म, और ब्लो अप। ब्लो अप, ब्लो अप, ब्लू अप का मतलब क्या है, वायरल हो जाना। इस केस में जब ब्लो का मतलब होता है उड़ जाना, तो उड़ गया उसका वो कमेंट, उड़ गया यानी एयर में चला गया, यानी कि वायरल हो गया, है ना, फैल गया, वो था हायर लेवल पे, वो फैल गया। तो कल हुआ नहीं काम, आज थोड़ी ना हुआ, तो कल हुआ। और वैसे आपने, अगर मैंने टेंसेस जब पढ़ाए थे, तब अगर आपको याद आ रहा है, तो सिंपल पास्ट टेंस जो 5वें नंबर का टेस्ट था, उसमें मैंने कुछ एडवर्ब्स बताए थे कि ये एडवर्ब सिंपल पास्ट टेंस में ही लगते हैं, जिसमें यस्टरडे भी था, जिसमें अगो भी था, जिसमें लास्ट नाइट भी था, या लास्ट, इस तरीके के लास्ट वर्ड से बनने वाले कुछ एडवर्ब्स से याद है। ठीक है, तो याद कर लेना। यस्टरडे, अगो, ये सिंपल पास्ट टेंस के साथ ही आते हैं। तो ब्लो की सेकंड फॉर्म होती है ब्लू अप। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ब्लू अप। एनी डाउट्स? नो। आओ, रीड द कन्वर्सेशन, उसको छेड़ मैं बंद कर। रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन ए डॉक्टर एंड हिज पेशेंट। एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच का कन्वर्सेशन पढ़िए। कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द पेशेंट्स रिप्लाई करेक्टली। फिर पेशेंट ने क्या रिप्लाई दिया, उसके हिसाब से आप सेंटेंस को कंप्लीट करिए। डॉक्टर कहता है, डू यू फील डाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम मिस्टर गोपालन? क्या मिस्टर गोपालन आपको समय समय पे डाउन फील होता है? डाउन मतलब अपनी तबियत में गिरावट फील होती है। ओके, यस आई डू नॉट स्टे इन ए गुड मूड। पेशेंट ने क्या कहा, हाँ मैं अच्छे मूड में आजकल नहीं हूं, मेरा अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। तो आप ये देखो, जब भी कोई पूछ रहा है उसका आंसर दे रहा है, तो आप ये देखना है कि सहमति दे रहा है या सहमति नहीं दे रहा है। तो डॉक्टर ने जो पूछा, उसके पेशेंट सहमति दे रहा है या उसका उल्टा बोल रहा है? सहमति दे रहा है कि हाँ आप सही कह रहे हो। तो सहमति दे रहा है तो अफर्मेटिव आता है, और अगर नहीं दे रहा है तो नेगेटिव है। तो आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, याद है ना आपको, आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, आंसर्ड इन द, या फिर अफर्म्ड सीधे लिख दिया। आंसर्ड इन द अफर्मेटिव को सीधे सीधे लिख दिया उसने अफर्म्ड। अब क्या अफर्म्ड किया, अफर्म्ड जैसे कंफर्म्ड होता है ना, वैसे होता है अफर्म्ड। कंफर्म किया उसने, तेरी बात को कंफर्म किया कि हाँ ये बात सही है, उसी तरीके से अफर्म किया। अफर्म किया ने सहमति दे दी। क्या सहमति दे दी वो आपको लास्ट में लिखनी है। ओके, देखो क्या है, द डॉक्टर वाइल ट्राइंग टू फिगर आउट हिज पेशेंट्स एलिमेंट, एलिमेंट होता है बीमारी। डॉक्टर पेशेंट की बीमारी के बारे में फिगर आउट करते हुए उससे पूछता है उसके वेलबींग के बारे में, उसकी वेलबींग मतलब उसके स्वास्थ्य के बारे में, उसकी अच्छी सेहत के बारे में उससे पूछता है। टू विच, जिस पर पेशेंट ने अफर्म किया, क्या अफर्म किया, क्या अफर्म किया बताओ, दैट, कनेक्टर लगेगा क्योंकि उसने नहीं लगाया, अगर उसने वो लगा देता तो मैं नहीं लगाता, दैट। आई का क्या हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, आगे बोलो। डू नॉट स्टे इन ए गुड मूड। रुक तो जाओ। तो मुझे बताओ, डज नॉट या डिड नॉट? डज नॉट या डिड नॉट, और उसके बाद आ जाओ आप, स्टे इन गुड मूड, ये तो आएगा ही आएगा, स्टे इन गुड मूड। हाँ, देखो कई सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम टेंस नहीं बदल सकते हैं, बहुत सारे कारण है, सुनो। देखो, डॉक्टर ने पेशेंट से पूछा, तो पेशेंट ने उसको बताया कि मैं अच्छे स्वास्थ्य में नहीं हूं। ठीक है, पेशेंट ने उसको बताया, इस कन्वर्जेशन को आपको रिपोर्ट करना है। जैसे कि सपोज करो, आप एक सिचुएशन कंसीडर करो, है ना। चर्चित गया डॉक्टर के पास। ठीक है, डॉक्टर ने पूछा, चर्चित ने कहा कि हाँ सर अभी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। ये बात मैंक ने सुन ली, अब मैंक मुझे आके बताएगा। तो मैंक आप ऐसे बताओगे कि चर्चित का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, या ऐसे बताओगे कि सर चर्चित डॉक्टर को कह रहा है कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है? सोच के बताओ। चल रहा है, समझ गए?
तो इस तरीके से जब आप इस तरीके की रिपोर्टिंग दे रहे हो किसी के स्वास्थ्य के बारे में, तो आप उसको पास्ट में नहीं लेके जाओगे, आप उसको प्रेजेंट में ही बताओगे। तो ये वो एक एक्सेप्शन है जिसमें टेंस नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे डिड नॉट नहीं आएगा, डज नॉट आएगा। फर्दर आप पीछे सीबीएसई के आंसर की को भी चेक कर लीजिएगा, उन्होंने भी डज नॉट ही भरा। इधर नहीं है मेरे पास, आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, पिछले साल का पेपर है। ओके, समझ आया। तो ऐसे सोचना होता है कि उस बात को मैं कैसे कहूंगा। आप रिपोर्टर मान लो अपने आप को, इस वारदात को आपको तीसरे आदमी को बताना है, ठीक है। तो ये किसी पर्सन की करंट स्टेटस के बारे में है। भाई उसकी उसकी अभी करंट प्रॉब्लम क्या चल रही है। हाँ, कोई वारदात होती है, भाई ये कार्य हुआ था, तब अपन पास्ट में बदल देते हैं कि उस टाइम तो वो हो रहा है, अभी वो हुआ था। ये कोई वारदात नहीं है। ये चर्चित की अभी क्या पोजीशन है वो बता रहे हो, तो वो पोजीशन वैसे के वैसे बतानी पड़ेगी जैसे उसने बताई। समझ गए, क्लियर है। सो यहाँ पे डिड नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा, डज नॉट आएगा। इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। ओके, ठीक है। तो ये ऐसा एक्सेप्शनल सेंटेंस जिसमें टेंस हम ट्रेडिशनली टेंस बदलते हैं, नहीं बदला, तो ये अच्छे सेंटेंस होते हैं ना। आओ, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, अगेन आ जाओ। फ्रॉम ए हेल्थ मैगजीन, हेल्थ मैगजीन का एक एडवर्टाइजमेंट है। इफ यू स्मोक स्टैटिस्टिकली योर स्टोरी डिश डैश एंड 15% बिफोर इट शुड। अगर आप स्मोक करते हो, स्मोकिंग करते हो, तो आपकी जो कहानी है वो 15% जल्दी खत्म हो जाएगी। यानी जितना भी आपको जीना है उससे 15% आपकी लाइफ आप कम कर दो, अगर आप स्मोकर हो तो। ठीक है। तो अब आपकी स्टोरी मस्ट हो जानी चाहिए। आप किसी को स्ट्रिक्टली कह रहे हो भैया हो जानी चाहिए, किसको कहोगे आप स्ट्रिक्टली? इस ये स्टोरी कम करना या खत्म करना, ये किसका अधिकार है? ये भगवान का, भगवान को ऑर्डर दोगे, एम्फेटिक एडवाइस दोगे उनको? हो जानी चाहिए। आप आगे होके मन करके कह रहे हो कि हाँ ऐसा होना चाहिए। अगर वो स्मोकर भी होगा तो भी आप क्यों चाहोगे कि वो मर जाए 15% पहले? ठीक है। और टू मतलब वो मॉरल एडवाइस की, हाँ मैं मॉरली कह रहा हूँ ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा तो करना ही चाहिए भगवान को कि 15% उसकी जिंदगी खत्म कर दे। क्या आएगा? विल। विल का मतलब क्या होता है? इनएविटेबिलिटी। कई बार आया ये चीज, किसी फ्यूचर एक्शन को प्रिडिक्ट करना। इनएविटेबिलिटी, प्रिडिक्शन, इनएविटेबिलिटी, कि ये तो होगा ही होगा, ये तो ऐसा होगा ही, इसको आप टाल नहीं सकते, अटल है ये। तो अगर आप स्मोक करोगे तो 15% जल्द पहले मर जाओगे, ये चीज अटल है। तो क्या आएगा? योर स्टोरी विल एंड 15% बिफोर इट शुड। जितना होना चाहिए था उससे 15% पहले ही कहानी, आपकी स्टोरी खत्म हो जाएगी। समझ आया? चलें, फोर्थ वन आ जाओ। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन। फॉर फ्रॉम एंड, अभी मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि फिर टाइम की कमी है। वैसे अगर थोड़ा टाइम होता तो मैं आपसे पहले पूछता। आप देखते ही खुद अपना अपना आंसर प्रेडिक्ट कर लो पहले, है ना, मेरे बोलने का वेट मत करो। लास्ट वीक अ चाइल्ड वाज नॉट अलाउड टू बोर्ड द प्लेन एट रांची एयरपोर्ट। आखिरी पिछले हफ्ते एक बच्चे को प्लेन पर बोर्ड करना, प्लेन पर बोर्ड करना बोला, प्लेन पर चढ़ना अलाउ नहीं किया एट रांची एयरपोर्ट। रांची एयरपोर्ट पे ये घटना हुई, तो क्या एरर है और उसका क्या इसका करेक्शन है? रांची एयरपोर्ट में, देखो कभी भी कोई छोटी जगह होती है ना, बड़ी जगह मतलब पूरा शहर, जैसे इन रांची कहेंगे लेकिन एट रांची एयरपोर्ट कहेंगे, जैसे एट निवाई बस स्टैंड कहेंगे लेकिन इन निवाई कहेंगे। समझ गए? तो ये उसके एक स्पॉट की बात हो रही है, रांची के एक स्पॉट है रांची एयरपोर्ट, तो वहां पे तो एट ही आएगा। तो ये तो करेक्ट है, ठीक है। सी, वेरी गुड। देखो, आर्टिकल की एरर या तो आती नहीं है, या फिर आती है ना तो ऐसी आती है कि तुम सोच ही नहीं सकते। अब वो जमाने गए कि एप्पल के साथ ए भर देगा और काट के आपको एन भरना है। एन एप्पल होता है सर, ए एप्पल नहीं होता। वो जमाने गए, ऐसी एरर नहीं आएगी। आएगी तो तगड़ी वाली आएगी। आर्टिकल चैप्टर हमने पढ़ा है, रिवाइज कर लेना अच्छे से। वीडियो आ गई ना तो अनप्रडिक्टेबल रहेगी। सुनो, द हम लगाते हैं डेफिनेट आर्टिकल जब वो प्लेन आपको पता है किस प्लेन की बात हो रही है, और ए हम लगाते हैं जब आप कोई वारदात बता रही हो कि एक प्लेन के केस में ऐसा हुआ था। अब आप ये कैसे रिपोर्ट करोगे कि पिछले हफ्ते एक बच्चे को रांची एयरपोर्ट पे एक प्लेन में नहीं बैठने दिया गया, ये ऐसे बताओगे बात, या उस प्लेन पर नहीं बैठने दिया गया ऐसे बताओगे बात? बताओ। एक प्लेन, तो उस प्लेन के बारे में थोड़ा ना कोई जानकारी है, या आगे पीछे थोड़ा ना प्लेन के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि वो प्लेन था और उस प्लेन में उस बच्चे को नहीं बैठने दिया गया। अगर पीछे प्लेन के बारे में जानकारी आ जाए ना तब तो द प्लेन आएगा। लेकिन ये ऐसा सेंटेंस लग रहा है जो फर्स्ट टाइम बोला जा रहा है, इससे पहले प्लेन के बारे में नहीं बताया जा रहा और फर्स्ट टाइम ऐसे ही सेंटेंस ही बोला जा रहा है। तो उस समय तक प्लेन जो अनआइडेंटिफाइड है, आइडेंटिफाइड नहीं है। तो अनआइडेंटिफाइड के लिए हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल। अ प्लेन, नॉट द प्लेन, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग नैरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। एज आई वाज स्टैंडिंग ऑन द डॉक लुकिंग आउट at the lake for the last time, a feeling of emptiness
एम्प्टीनेस डैश ओवर मी लाइक डार्कनेस। ठीक है, जैसे मैं डॉक पर खड़ा था, डॉक क्या होता है? बंदर का, अंदर का समझते हो? यहाँ पे नहीं समझते? हाँ, पोर्ट या डॉक है की बात। शिप्स आती जाती है ना, वो किनारा जहां तक वो आ सकती है, पोर्ट या डॉक। लुकिंग आउट एट द लेक, उस पानी वाली जगह को देखते हुए आखिरी बार जब मैं देख रहा था, ए फीलिंग ऑफ एम्प्टी, एक खालीपन की फीलिंग है, वो मेरे ऊपर चढ़, मतलब मेरे ऊपर हावी हो रही थी, लाइक डार्कनेस, अंधेरे की तरह। तो पुरानी बात बता रहे हो, तो विल वॉश तो आना नहीं चाहिए। हैड वॉश्ड कर चुका, हैड वॉश्ड पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा तब आता है जब पास्ट का भी पास्ट हो, यानी कि दो एक्शंस हो। जैसे कि मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, तो दो एक्शन पास्ट में हो रहे हैं, तो जो पास्ट का भी पास्ट है वो आता है पास्ट परफेक्ट में हमेशा। जो सिंपल पास्ट है वो तो सिंपल पास्ट में आएगा, पास्ट परफेक्ट में क्यों जाएगा? तो सिंपल पास्ट क्या है? वास्ट। फ्यूचर आ नहीं सकता वैसे भी, ये दोनों तो देखते ही खत्म थे। ठीक है ना? अब पास्ट परफेक्ट हमेशा कब आएगा? जब पास्ट का भी पास्ट हो रहा हो, एक एक्शन है उससे भी पहले के एक एक्शन की बात हो रही है। बिफोर, आफ्टर और व्हेन के कॉम्बिनेशन में आता है जनरली पास्ट परफेक्ट। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर के कॉम्बिनेशन में आ गया। ठीक है, ओके, तो यहां पे क्या आ जाएगा? वॉश्ड। सिक्स्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर सिक्स आ जाओ। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर अ क्यूनल। रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल, किसी लेटर का एक छोटा सा पार्ट काट दिया आपके सामने और उसको आपको करेक्ट करना है, उसमें फिल इन द ब्लैंक करना है। इन, कहाँ गया? ऊपर चला गया। ये थोड़ी ना, ये भी है सिक्स वाला है, हाँ। रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल, सब्जेक्ट क्या, किस चीज का लेटर है ये? किसी चीज की सहमति के लिए आप रिक्वेस्ट करो, अप्रूवल मतलब अप्रूव कर दो, आप इसको सहमति दे दो उस पे। डियर सर, दिस इज टू रेस्पेक्टफुली सबमिट दैट, मैं आदर के साथ इस चीज को कह रहा हूँ या सबमिट कर रहा हूँ, दैट आई डैश अप्रूवल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव टू बी अंडरटेकन बाय द क्लब। हाँ, मैं क्लब के द्वारा एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव चलाना चाहता हूं, इसलिए मैं आपकी सहमति या आपकी, अप्रूवल होता है हुजूरी, आपकी हुजूरी, हाँ हुजूरी मांग रहा हूं, मांगता हूं, मांगता था, तो सीख की फॉर्म भरनी है कोई ना कोई। ठीक है, बोलो क्या आएगा? आई एम सीकिंग। देखिए कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो आईएनजी फॉर्म में नहीं जा सकती, ये वर्ब वाले चैप्टर में आपको बताया था, नहीं पढ़ाया था? आप एब्सेंट थे, हमने तो पढ़ाया था, तो आपके पास वीडियो आप देख सकते हो, जिनको हम बोलते हैं स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब्स। कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जो आईएनजी फॉर्म में नहीं जा सकती, उनको सिंपल फॉर्म में ही बोला जाता है, तो सीकिंग नहीं आएगा, क्या आएगा? आई सीक, सीक का सीक किया जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको बोला जाएगा कि मैं उसमें आपकी सहमति मांगता हूं। समझ गए? क्लियर है? मैं उसमें आपकी सहमति मांगता हूं, ताहे वाली फॉर्म आएगी। ओके, सो सीक का सीक ही आएगा इसमें। और थर्ड, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है पता है किसी को? अगर मान लो सिंपल पास्ट में गलत। बोल दे सैक्ड, ऐसे ही बोल दे। सीक की सेकंड फॉर्म नहीं, सेम नहीं होती। सॉट, SOUGHT, सॉट, और थर्ड फॉर्म भी सॉट होती। ठीक है, सीक सॉट सॉट। आ जाओ, ग्रैंडपा और ग्रैंडफादर, ताता और बाबा के बीच में, दादा नहीं सॉरी, पोता और दादा के बीच में क्या है? ये कॉन्वर्जेशन है। ग्रैंडसन कहता है ग्रैंडपा, हु आर योर सुपर हीरोज, कि दादाजी आपके सुपर हीरोज कौन से हैं? ग्रैंडपा, एनीवन हु शोज काइंडनेस एंड कंपेशन टू अदर्स, कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि काइंडनेस यानी कि दया का भाव रखे, कंपेशन स्नेह का भाव रखे दूसरों के लिए, वही मेरे लिए सुपर हीरो है। ठीक है, तो इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में सुपर हीरोज के बारे में जो क्वेश्चन था उसके रिस्पॉन्स में ग्रैंडफादर ने क्या कहा वो बताना है आपको। तो हाँ, तो देखो एक हिंट तो ये मिल गया, मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तब ही अंदर आप टेंस चेंज करने के बारे में ख्याल बनाना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या विल से होता, फ्यूचर में होता, तब आप उसकी टेंस को नहीं बदलेंगे, पहली चीज। अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो भी कई केसेस में टेंस नहीं बदलता, जैसा कि अभी वो केस आया था। तो पास्ट में दोनों हो सकते हैं, बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर में तो 100% है, नहीं बदलेगा। ओके, दूसरी चीज, ग्रैंडपा जब कहेंगे तो ग्रैंडपा के जो विचार हैं वो विचार तो ऐसे कैसे कहोगे? आपको क्या पता कि उसके विचार बदल गए? आप करंट पोजीशन बता रहे हो उस बंदे की या कोई वारदात बता रहे हो? पोजीशन बता रहे हो, तो आप उसको प्रेजेंट फॉर्म में, वैसे भी प्रेजेंट फॉर्म में ही कहते हैं, तो मैं तो ये कहूंगा अगर इधर सैड आता ना तो भी टेंस नहीं बदलता,
क्योंकि ग्रैंडपा के विचार हैं वो पहले भी उतने ही वही रहेंगे, आज भी वही रहेंगे। आप नहीं कह सकते कि थे, आप ऐसे नहीं कह सकते कि वो विचार थे, आज भी वही है। ठीक है, तो हाँ नहीं, आप प्रेडिक्ट नहीं करोगे कि चेंज हो जाए, क्योंकि वो उसकी पोजीशन थी, उसके उसके विचार थे एक तरीके से। ठीक है, आ जाओ। ग्रैंडफादर सेज दैट एनीवन, सेम टू सेम लिख दो, बस वो प्रोनाउन चेंज कर देना, एनीवन हु शोज, बिल्कुल सेम टू सेम। ओके, ठीक है। हाँ, अगर प्रेजेंट टेंस आ जाए तो अंदर पूरा सेम टू सेम नहीं, टेंस नहीं बदलेगा, और उसके अलावा उस और कुछ बदलने के लिए यहाँ है ही नहीं। प्रोनाउन बदल सकता है, लेकिन प्रोनाउन है ही नहीं ना बदलने का। आ जाए तो बदलेगा बिल्कुल। ठीक है ना, टेंस नहीं बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, ओके। और एडवर्ब भी बदलेगा, जैसे नाउ का देन होता है, वो सब बदलेंगे, केवल और केवल टेंस नहीं बदलेगा। आ जाइए, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ स्कूल मैगजीन रिपोर्ट एंड सप्लाई द करेक्शन। स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट में एक एरर है सेंटेंस में। इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द ईगल्स एंड हॉक्स। ईगल्स एंड हॉक्स क्या होते हैं? पक्षी होते हैं। फिर हॉक क्या होता है? हॉक बाज होता है। वो तू बता। चील, मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ, अब आप वो सोचो, शायद चील भी बोलते हैं उसको, मेरे को जो वर्ड याद है उसको कहते हैं गरुड़। गरुड़, अब गरुड़ को चील कहते हैं वो मुझे नहीं, हाँ शायद वही होता है, गरुड़ और चील वही होता है, लेकिन मेरे को करेक्ट वर्ड गरुड़ याद है। और बाज जो कहते हैं वो हॉक होता है। ओके, काइट तो पतंगा, जिसको अपन क्या होता है काइट? अरे हाँ, तो पतंगा भी तो एक पक्षी होता है, मैं उस पक्षी की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, उसको पतंग बोलते हैं, और जो पक्षी है उसको क्या बोलते हैं? पतंगा, इसलिए उसका नाम काइट से रखा गया, क्योंकि नाम भी सेम। होकाई। हॉकर्स, हॉकर्स, हाँ हॉकर्स मतलब वो जो फेरी वाले होते हैं उसको हॉकर्स बोलते हैं। चलो, हाँ जी, आ जाओ। तो इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द ईगल्स, ईगल्स और हॉक्स यहाँ पे पक्षी नहीं है, यहाँ पे एक गैंग का नाम है। इस सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ो, इस ईगल गैंग और हॉक गैंग है ना। ईगल गैंग और हॉक गैंग के सेंटिमेंट्स, उनकी भावनाओं को बैलेंस करने के उपलक्ष्य से, इन ऑर्डर टू मतलब उसके पर्पस से, स्टूडेंट काउंसिल ने एक रीमैच उनके बीच में कराने का सोचा है, सजेस्ट किया है। भाई एक मैच और करवा दो, मान लो कोई लड़ाई वड़ाई हो गई, तो उनके बीच में एक रीमैच भी हम करवा देते हैं, ताकि दोनों की भावनाओं की कदर रह जाए। भाई किसी के हिसाब से मान लो अंपायरिंग गलत हो गई क्या, तो उनकी भावनाओं की कदर। ये अलग अलग टीम्स के नाम है, ऐसे देख लो, जैसे कबड्डी में नहीं आजकल अलग अलग टीम्स बनती है, तो एक टीम है ईगल, एक है हॉक। ठीक है, यूज द करेक्ट गिवन फॉर्मेट फॉर योर रेस्पॉन्स। एरर और करेक्शन चाहिए, बताओ सोच के। बिटवीन द, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मैं टू लगाऊं से, अगर मैं बिटवीन द टीम्स लिख दूंगा तो भी पता चल रहा है। जो अननेसेसरी है उसको जबरदस्ती नहीं करना है, बढ़ाना नहीं है सेंटेंस। टू इन्फिनिट, यस, टू इन्फिनिटिव वर्ब सुनी थी आपने? टू इन्फिनिटिव वर्ब, वर्ब की पांचवी फॉर्म होती है, पांच फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और टू इन्फिनिटिव फॉर्म। जैसे एक वर्ब की मैं बना के बताता हूँ, रन। तो रन, रन की क्या होगी? रन, रैन, थर्ड फॉर्म भी रन होगी, और प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी रनिंग, और टू इन्फिनिटिव होगी टू रन। तो टू लग जाता है, तो टू के साथ आईएनजी कब से लगने लग गया? ये कौन सी छठी फॉर्म निकाल ली? तो क्या आता है हमेशा? टू बैलेंस। ठीक है, तो बैलेंसिंग की जगह, अब सुनो, यहाँ पे टू बैलेंसिंग की जगह टू बैलेंस मत लिख के आ जाना, गलत मान लिया जाए। जो वर्ड गलत है, टू तो सही है ना। अब मानता हूं कि वो कॉन्सेप्ट टू वाला है, तो आपको कॉन्सेप्ट होना बताना है। आपको एरर और करेक्शन में केवल अगर एक वर्ड में एरर है तो आप एक वर्ड ही लिखेंगे, आप बैलेंसिंग लिख के बैलेंस लिखेंगे, नहीं तो आपका एक नंबर कट जाएगा। ये एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इधर भी बैलेंसिंग और उसका करेक्ट वर्ड इधर बैलेंस। दूसरी चीज, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना, इसका इसमें पार्ट आंसर नहीं मिलता। ये सीबीएसई की वेबसाइट पे आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स क्या मतलब इंग्लिश के सैंपल पेपर्स के सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं, पार्टली आंसर नहीं मिलेगा, या तो एक मिलेगा या जीरो मिलेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि सर मेरा आधा सही था तो आधा दे दो, नहीं देंगे वो आपको लिटरेचर पोर्शन में ही मिलेगा बस। इसमें या तो मिलता है या नहीं मिलता है, दो ही ऑप्शन होते हैं। समझ गए? आपके एक आईएनजी की बैलेंसिंग में आपने अगर ये आई भी मिस कर दिया तो गलत है, पूरा ही जाएगा। तो ये इसलिए थोड़ा सा टिपिकल रहता है, ठीक है ना, पार्टली आंसर नहीं मिलता है इसमें। सुनील शेयर सम इंफॉर्मेशन विद तारिक अबाउट ए हॉलीडे एट सी, रिपोर्ट तारिक क्वेश्चन। तारिक से सुनील ने एक इंफॉर्मेशन शेयर करी एक सी पर किसी हॉलीडे के बारे में। तो तारिक का ये सवाल है, इसको आप रिपोर्ट करो, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करिए। बहुत सरल सा क्वेश्चन आ गया। डिड यू एंजॉय ट्रैवलिंग? वैसे ही क्या आपने, अरे
डिड यू एंजॉय ट्रैवलिंग बाय सी, क्या आपने सी के द्वारा ट्रैवल करने को एंजॉय किया? तो किसने सवाल किया? तारिक ने, है ना। किससे सवाल किया? तो कैसे कहेंगे, चलो करके बताओ। सब लोग पेंसिल और पेन उठाओ, अपना अपना करो, देखो। पेन और पेन, पेन उठाओ। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है और तारिक ने सुनील से सवाल किया है। ओके, ट्राई करो। एंड अगेन, एक नंबर का ये वो क्वेश्चन है, इसमें एक वर्ड भी गलत है तो जीरो मिलेगा। पार्टली आंसर इसमें अलाउड नहीं होता है, या तो एक मिलता है या एक नहीं मिलता। स्पेलिंग गलत भी गलत ही है, इसलिए बहुत ज्यादा रिस्की है। हम्म, एक गलती, छोटी सी। आपका सही है। आस्क्ड के बाद टू नहीं आता, टोल्ड इसके बाद ही आता है, सेड के बाद ही आता है टू, बस। हाँ, छुपा लिया। सही है। तारिक्स कैसे आ गया? तारिक्स, तारिक, आस्क्ड सुनील। सेम कॉपी कर दी। और ही, ये हिज कहाँ से आया? यू, यू की फॉर्म चेंज करेंगे ना, तो यू फर्स्ट फॉर्म है, तो यू की फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से ही आएगा ना। हिज कब आता? जब योर होता। यू योर थर्ड फॉर्म होती है, तो ही हिम हिज थर्ड फॉर्म लगाते, योर की जगह हिज लगता। बिल्कुल। तुम्हारा भी कटेगा, तो जे तेरा सही था, तेरा तो कटेगा। ठीक है, बिल्कुल। अभी मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा अवगत कराता हूँ। ही हैड इंजॉयड ट्रैवलिंग बाय सी, सही है। ही हैड इंजॉयड, इंजॉयड लिखो उसको, इंजॉयड ट्रैवलिंग बाय सी। हाँ, यू योर योर्स चार फॉर्म होती है। आप कह रहे हो कि इसको सेकंड फॉर्म हो, तो वर्ब से पहले सेकंड फॉर्म नहीं आती कभी भी। इंजॉय से पहले आ रहा है ना, ये तो ये सब्जेक्ट है। इंजॉय के बाद आता तो ये ऑब्जेक्ट होता, तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। ठीक है, दूसरी चीज ये हो गया आपका। हाँ, इस ही का एच बड़ा क्यों लिखा? इसमें कटेगा, काट दे तो कोई कुछ नहीं कह सकते। सीबीएसई वाले बैठते हैं, उनका दिमाग ऐसे ही चलता है, वो परफेक्ट आंसर चाहते हैं। अब सुनो, कैपिटल लेटर्स का प्रयोग केवल आई के लिए होता है ना। बीच में ही का एच कैपिटल नहीं कर सकते, या फिर सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, बीच में जबरदस्ती को या फिर कोई यूनिक नाउन होता है, प्रॉपर नाउन जिसको बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे राम श्याम सुनील मोहन, इसका कैपिटल लेटर कर सकते हैं। जयपुर, जो कि इस विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम हो, उसको अपन कैपिटल लेटर कर सकते हैं। अब सुनो, फुल स्टॉप क्यों गलत होगा? तो जब अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ऑलरेडी सेंटेंस फुल स्टॉप वाला है, डेक्लेरेटिव है, उसमें आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया, तो एक बार वो इग्नोर कर देगा। लेकिन जब क्वेश्चन इंटेरोगेटिव वाला है और उसमें आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया, तो इसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में इसको भी एक माइनर चेंज के रूप में बताया गया है कि क्वेश्चन मार्क को आपको फुल स्टॉप में चेंज करना है, इसको भी एक चेंज बताया गया है, परिवर्तन है ये भी। तो अगर आपने वो परिवर्तन नहीं करके दिखाया, तो गलती मानी जाएगी। तो इंटेरोगेटिव में ज्यादा, इंटेरोगेटिव एक्सक्लामेटरी, उन दोनों में एक्सक्लामेटरी साइन हटा के फुल स्टॉप लगाना है, इसमें ये जरूर करके आना। एक बार आप डेक्लेरेटिव टू डेक्लेरेटिव में भूल जाओ, फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप भूल जाओ, लेकिन क्वेश्चन मार्क टू फुल स्टॉप कभी नहीं भूलना। ठीक है, क्या आंसर लिखा आपने? तारिक आस्क्ड, तारिक आस्क्ड किससे पूछा? सुनील। और जब रिपोर्टिंग, जब आपका हेल्पिंग ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो आप कनेक्टर इफ या वेदर दोनों लगा सकते हो। आप सबने इफ लगाया है और वेदर लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यू सेकंड पर्सन यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी सुनील, सुनील को ही कहूंगा। और ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ही की सब्जेक्टिव फॉर्म ही रहेगी। इंजॉय, डिड प्लस इंजॉय, इंजॉयड हो गया। यहां से इसको काट के अंदर ले जाओ, तो ये क्या हो गया? इंजॉयड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ही हैड इंजॉयड ट्रैवलिंग बाय सी, ट्रैवलिंग बाय सी, और लास्ट में फुल स्टॉप। डन। चले नेक्स्ट, लास्ट।
लास्ट नहीं है, मतलब 12 है वैसे तो। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्लोगन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा एक स्लोगन निकाला गया। डैश वी अफोर्ड टू निग्लेक्ट चिल्ड्रन, थिंक ट्वाइस, क्या अपन बच्चों को नजरअंदाज कर सकते हैं, दोबारा सोचो। ऐसा एक स्लोगन निकाला गया। ठीक है ना, तो क्या हमको बच्चों को निग्लेक्ट करने की जरूरत है? क्या हम उनको निग्लेक्ट करेंगे? विल तो डिटर्मिनेशन शो करता है, करेंगे। क्या हम मे क्या शो करता है? परमिशन। क्या हम आपसे परमिशन मांग रहे हैं, करें क्या? कैन, क्या हम उनको कर सकते हैं? तो यहाँ क्या हमको उनको नेग्लेक्ट करने की जरूरत है? और क्या हम उसको, देखो आगे भी पढ़ो, थिंक ट्वाइस, दोबारा दोबारा सोचो। तो दोबारा सोचने पर आपको विवश कर रहा है, यानी कि ये काम हम कर सकते हैं क्या, हमारी कैपेसिटी पे सवाल आ गया। ठीक है, सो कैन वी अफोर्ड टू निग्लेक्ट द चिल्ड्रन? कैन वी अफोर्ड टू, देखो कभी भी ऐसा कोई स्लोगन हो ना या ऐसी कोई बात हो ना जिसमें आप उसको मना कर रहे हो कि ऐसा आप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप उसको इंटरोगेटिव फॉर्म में लिख रहे हो, तो आप कैन मॉडल से स्टार्ट करें। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कैन वी अफोर्ड, ओके। तो मॉडल्स और भी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, 2-3 वीडियोस में कवर किया है हमने। तो सारे मॉडल्स के एक बार, क्योंकि मॉडल्स का क्वेश्चन आना तो तय है। ठीक है, अभी इसी पेपर में 2 मॉडल्स के क्वेश्चन आ गए, तो मैं भी ये मानता हूँ कि 2 मॉडल्स के क्वेश्चन आएंगे एक ही पेपर में। ठीक है ना, किसी भी फॉर्म में आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, फिलर्स आ जाए, या कॉमन एरर्स आ जाए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ द डायलॉग। वाई आस्क सो मेनी क्वेश्चन लता, पिताजी ने पूछा लता इतने क्वेश्चन क्यों पूछती हो? तो लता कहती है अपने पिताजी को, आई बिलीव, मैं ऐसा मानती हूँ कि इफ यू डोंट नो द आंसर, कि अगर आपको आंसर नहीं आता किसी का, कीप आस्किंग टिल यू डू, तब तक पूछते रहो जब तक आंसर नहीं मिल जाए। ऐसा वो मानती है। ठीक है ना, तो अब फादर ने लता से रीजन पूछा फॉर द मेनी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन जो कि वो पूछ रही थी उसका कारण पूछा। तो लता ने एक्सक्लेम किया गुड ह्यूमरेडली, मतलब उस अच्छे स्वभाव से, अच्छे ह्यूमर से उसने आंसर दिया, ऐसे नहीं कि गुस्से में आंसर दिया, अच्छे ह्यूमर से आंसर दिया कि इन इवेंट ऑफ नॉट नोइंग द आंसर, कि अगर कोई इंसान है जो आंसर नहीं जानता है तो वन शुड, तो उस इंसान को क्या करना चाहिए? देखो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी पहली चीज, तो कैप्ट तो हटा दो, देखते ही हटा दो, मॉडल के पास बाद सेकंड फॉर्म आ ही नहीं सकती। मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज होती है, परफेक्ट फॉर्म में थर्ड फॉर्म यूज होती है, और सिंपल फॉर्म में कौन सी होती है? फर्स्ट। सेकंड फॉर्म तो कभी हो ही नहीं सकती ना, तो कैप्ट तो हटा दो। अब बचा इन दोनों में, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कीप आस्किंग टिल वन डज, कीप आस्किंग टिल वन डू, तो वन के साथ डज आएगा, डू कब से आने लग गया? वन एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ में डज आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। समझ आया? आइडेंटिफाई द एरर ऑन ए शॉप्स होर्डिंग एंड सप्लाई द करेक्शन, वही एरर्स एंड करेक्शंस हैं। गुमनाम एंड डॉटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, बिंदापुर झारखंड के वो हैं। मैसिव डिस्काउंट फॉर ऑल सीनियर सिटीजन वैक्सीनेटेड विद प्रिकॉशनरी डोज, जो सीनियर सिटीजन हमारे दुकान में आ रहे हैं, इन केस वो वैक्सीनेटेड हैं, यानी कि प्रिकॉशनरी डोज से वो वैक्सीनेटेड हैं, जैसे मान लो कोरोना टाइम का ये मान लो प्रचार है, तो वो मोटिवेट कर रहे हैं कि अगर आप वैक्सीन लगवा के हमारी दुकान में एंटर कर रहे हो और सबूत दिखा रहे हो तो आपके लिए डिस्काउंट है। यानी कि वो ऐसा चाहते हैं कि कोई भी जो आदमी है जो कि दूषित है वो ना आए हमारे, भाई कोरोना वायरस ना ले आए हमारे पास, तो इसलिए वो होर्डिंग में उन्होंने लगा दिया। ठीक है, नहीं, फॉर की जगह फॉर उनके लिए है ये। ठीक है, देखो सारे सीनियर सिटीजन, हाँ देखो पहली चीज तो आपको गलती ये लगेगी कि ऑल के साथ सिंगुलर कैसे आ गया, तो सिटीजन्स आना चाहिए, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ऑल ही गलत हो, ये भी तो हो सकता है ऑल ही गलत हो। तो एक्चुअली यहाँ पे ऑल गलत है, ऑल की जगह आएगा ईच। हर एक सीनियर सिटीजन जो कि प्रिकॉशनरी डोज के लिए आया है, उस प्रत्येक सीनियर सिटीजन के लिए मैसेज, सेंटेंस पढ़ के देखो, सारे सीनियर सिटीजन्स के लिए डिस्काउंट है, ये सेंटेंस थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल सा लगे, सारे मतलब कौन से सारे, दुनिया में तो बहुत सारे हैं, और हर एक सीनियर सिटीजन जो कि प्रिकॉशनरी डोज के लिए है उसके लिए डिस्काउंट है। ठीक है, सेंटेंस पढ़ के देखो, सारे से ज्यादा प्रत्येक वर्ड वहां पे सूट कर रहा है, और ईच के साथ फिर सिंगुलर फॉर्म ही आती है, ऑल के साथ प्लूरल फॉर्म आती है, ईच के साथ सिंगुलर फॉर्म आती है, तो फिर वो सिंगुलर फॉर्म तो करेक्ट है। बस आपको क्या करना है, ये इसको किसकी एरर कहोगे पता है? ये किस कौन से टॉपिक की एरर है ना? डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स आर्टिकल्स के जस्ट बात पढ़ाया था आपको, आर्टिकल्स खत्म करके पढ़ाया था, तो ऑल को इसमें चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन खत्म होता है, अब फटाफट से चलते हैं रीडिंग पोर्शन पे, एक पैराग्राफ तो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। पहला वाला पैराग्राफ देखते हैं, नहीं नहीं यही लेंगे।
नहीं, कल पहले भी पहला वाले कराए थे। क्योंकि पहला वाला ही बड़ा है, बढ़ा लेते हैं ना, छोटा वाला तो आप भी कर सकते हो। एक पैराग्राफ एज ए होमवर्क है और उसमें से आप कोई डाउट्स ही नहीं पूछते, जैसे पिछले में से भी आपको कोई डाउट्स नहीं, करके देखा करो और डाउट्स पूछा करो। पेपर जो है। ठीक है, पेपर खत्म हो फिर पूछ लेना, आ जाओ अभी तो। रीडिंग स्किल्स में पहला पैराग्राफ करते हैं अपन। हाँ, तो पहला वर्ड जो मैंने पढ़ा वहीं से मुझे थोड़ा सा हिंट मिल गया। माउंटेन्स। पहाड़ों में लेके चलेगा अपने को, ये ठंडी में, वैसे ही ठंडी हो रही है। आइए। माउंटेन्स हैव ऑलवेज बीन। देखो अब मैं वापस अगेन मैं अप्रोच पे आता हूं, तो मेरी अप्रोच तो ये है कि मैं एक बार तो चाहे जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, एज ए स्टूडेंट तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, अभी एज ए टीचर मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। जैसे मान लो मैं एग्जाम में बैठा हूँ, तो मैं उस टाइम भी अप्रोच यूज करता था, और आज की तारीख में मुझे कोई एग्जाम देना हो तो मैं पैसेज को कैसे देखता हूँ। एक बार तो मैं जल्दी जल्दी, कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ वर्ड नहीं भी आएंगे, पेंसिल उठाएंगे हम हाथ में, जो वर्ड कठिन शब्द उनको अंडरलाइन करते जाएंगे, एक बार तो मैं पूरा गो थ्रू करूंगा पैराग्राफ। ठीक है, भले 2 ही मिनट में करूं, वो मैटर नहीं करता, लेकिन एक बार तो मेरे को कुछ 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 स्टोरी हल्की सी तो दिमाग में घुसे, 10% में क्या हो रहा है। फिर मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा, फिर क्वेश्चन से वापस पैराग्राफ पे आऊंगा, डिटेल में जाने के लिए। अच्छा इसके बारे में कहाँ बताएगा, इसके बारे में। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन मैं तो नहीं पढ़ता, मेरे को तो जल्दी से पहले 2 मिनट में पढ़ना पड़े, टाइम अगर ज्यादा है तो 5 मिनट, और ज्यादा है तो 10 मिनट। मैं पैराग्राफ एक बार पढ़ूंगा। अब वाकई में आप सब लोगों की अप्रोच अलग अलग हो सकती है। किसी को रिजल्ट्स अगेन उससे मिल सकते हैं पैराग्राफ टू क्वेश्चन आने में, किसी को रिजल्ट्स किस में मिल सकते हैं, क्वेश्चन टू पैराग्राफ आने में। आप घर पे बैठ के दोनों अप्रोचेस से अपनी अपनी प्रैक्टिस करें और देखो कि आपको बेटर रिजल्ट्स किस में मिलते हैं। वो स्ट्रेटेजी आप एग्जाम में अप्लाई। प्लस ये भी देखना पड़ता है कि टाइम कितना है, ये भी देखना पड़ता है टाइम कितना है। अच्छा लास्ट में मैं क्यों सजेस्ट करता हूँ रीडिंग सेक्शन करने के लिए, क्योंकि शुरू में करते हैं ना तो टाइम बहुत दिखता है, तो हम इसमें ज्यादा टाइम दे देते हैं, और लास्ट में जाते हैं तो लास्ट में ऑब्वियसली टाइम कम बचता है, तो जितना बचता है उसी में हम कवर करते हैं। उसी टाइम में भी हम वही कवर करते हैं और ज्यादा टाइम में भी हम वही कवर करते हैं, तो फिर लिटरेचर के लिए हमारा पोर्शन कम हो जाता है। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ रीडिंग पैराग्राफ को लास्ट में करने की। बाकी अगेन आपकी अपनी अपनी अप्रोचेस हैं। ठीक है, चलें आगे, आ जाओ। थिंक, एक बार ऐसे सोचो 40 मार्क्स का पेपर जो आपको 100% आता था, आपने साल भर पढ़ा है, वो छूट जाए अनसीन की वजह से, तो बड़ा दुख होगा ना, जो कि 10 नंबर 20 नंबर का था। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ जिसमें कॉन्फिडेंस है। लिटरेचर में आपको कॉन्फिडेंस इसलिए रहेगा क्योंकि वो तो आपको पता है कि टॉपिक तो उसमें से ही आना है। इसमें आपको पता है क्या, आपके इंटरेस्ट के खिलाफ टॉपिक आ गया। जैसे मान लो आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसका टॉपिक आ गया, तो वो पैराग्राफ जो आप 2 मिनट में घर पे पढ़ते थे, 5 मिनट पढ़ते थे, उसी को आप 15 मिनट लगाओगे, क्योंकि आपके इंटरेस्ट का टॉपिक ही नहीं। तो आपको पता नहीं है ना आपके इंटरेस्ट का टॉपिक आएगा या नहीं आएगा। इसलिए आप हमेशा लिटरेचर पहले करें जो जिसमें आपको थोड़ा तो कॉन्फिडेंस है। और आधा पेपर, एक और चीज सुनो, आधे से ज्यादा पेपर जब आपका हो जाता है ना, तो बचा हुआ पेपर आप डबल स्पीड से करते हो, कॉन्फिडेंस ही अलग होता है अंदर का। ठीक है, और अगर आधे से ज्यादा पेपर बचा हुआ होता है ना, तो जो चीज आती है ना वो भी हाथ कांपता है। ऐसा होता है बोर्ड एग्जाम। तो पहले कॉन्फिडेंस गेन करो। ठीक है, बाकी आपकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी, आप अलग अलग प्रैक्टिस कर सकते हैं। माउंटेन्स हैव ऑलवेज बीन हेल्ड इन ग्रेट ऑ बाय मैनकाइंड। माउंटेन्स जो हैं हमेशा मानवता के द्वारा एक ग्रेट ऑ में रखे माने जाते हैं। ऑ मतलब, ऑ मतलब, इधर ध्यान दो सब लोग। माउंटेन्स लोगों के द्वारा, मैनकाइंड के द्वारा ग्रेट ओ का विषय माने जाते हैं ना। ओ मतलब होता है जिसको प्राप्त करने में कठिनाई हो। तो माउंटेन्स को प्राप्त करना मतलब माउंटेन्स पे चढ़ना हमेशा एक ग्रेट डिफिकल्टी का विषय माना जाता है। तो उसके बारे में, यानी माउंटेनियरिंग के बारे में ये पैराग्राफ है, क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग के बारे में। आगे बढ़े। दे हैव बीन अ चैलेंज, इधर ध्यान दो चर्चित। एक एक वर्ड को ध्यान दो, और कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा है तो पूछो और ट्राई करो मीनिंग। ऐसे मत सोचो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, ऐसे सोचो कि मैं तो केवल एक नरेटर हूँ, आपको स्टोरी पढ़नी है ना। दे हैव बीन अ चैलेंज टू ह्यूमंस, वो हमेशा मानवता के लिए, लोगों के लिए एक चैलेंज की तरह रहे हैं। ठीक है, दोस ब्रेव अमंग अस, हम में से कुछ ब्रेव लोग हैं, वो हैव ऑलवेज वांटेड टू कॉन्कर देम, उन पे फतेह, कॉन्कर मतलब होता है फतेह हासिल करना। तो हम में से कुछ बहादुर लोग ऐसे भी हैं जो उन पे फतेह हासिल करने के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, चाहते हैं। ठीक है, किन पर, माउंटेन्स पर। यू सी, आप देखो, द मोर इनक्रेडिबल द माउंटेन द ग्रेटर द थ्रिल। जितना अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल मतलब बहुत विशाल, अविश्वसनीय देखने में, जितना अविश्वसनीय पहाड़ हैं उतना ही ज्यादा थ्रिल है, उतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है उनको चढ़ने में, है ना, उतना ही मजा है। ठीक है, अ चैलेंज टू द ब्रेवरी ऑफ द ह्यूमन रेस, मानव प्रजाति की तरफ जितना बड़ा माउंटेन होता है उतना ही बड़ा उनकी बहादुरी को चैलेंज होता है कि अब बताओ कितने बहादुर हो तुम। ओके, चले आगे। यानी कि ये पहला, इतने एक लाइन पढ़ने पे ही हमको पता चल गया कि माउंटेन क्लाइंबिंग के बारे में ये पैसेज है। स्टोरी तो आपको 2 3 लाइन, इसलिए तो कहता हूँ पहले पढ़ो, पहले पढ़ेगा तो आपको स्टोरी तो पता चलेगी भाई किसके बारे में पैसेज है। कई बार क्या होता है कि स्टोरी पढ़ते ही 2 3 लाइन के बाद मुझे पता चल जाता है कि मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हो, छोड़ दो उसको, मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, पहले मैं वो करके आता हूँ।
समझ में आ गई ना बात? जो इंटरेस्ट का नहीं उसको बाद में पढ़ोगे, तो वो कब पता चलेगा आपके इंटरेस्ट का है या नहीं? जब देख दो लाइन पढ़ोगे। ठीक है, चले आगे। क्लाइंबिंग माउंटेन्स, पहाड़ चढ़ना, इज एन एक्सपीरियंस, एक ऐसा अनुभव है दैट इज हार्ड टू पुट इन टू वर्ड्स, जिनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, ऐसा वो एक्सपीरियंस है। फिर भी हम कोशिश करते हैं शब्दों में बयान करने की। यू आर इन अ ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट एंड व्हेन यू रीच द टॉप यू फील इनक्रेडिबल, आपके पास वहां पे एक सुंदर सा वातावरण होता है, पहाड़ों में हमेशा नजारे सुंदर होते हैं, और जब आप टॉप पे पहुंच जाते हो तो आपको इनक्रेडिबल सा फील होता है, अविश्वसनीय फील होता है कि ये मैं वाकई में यहाँ पहुंच गया क्या, कैसे पहुंच गया, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था, मैंने फाइनली आई मेड इट। ओके, बट यू ऑल्सो हैव टू क्लाइम डाउन, लेकिन क्लाइम डाउन भी करना है, क्लाइम अप ही नहीं करना है, क्लाइम डाउन भी करना है, वापस भी नीचे आना है, विच इज व्हेन मोस्ट एक्सीडेंट्स हैपन, और ज्यादातर एक्सीडेंट्स नीचे उतरने में ही होते हैं। ऊपर चढ़ने में आपके पैर नहीं कांपेंगे, नीचे जब उतरोगे ना तब पैर शिवर करते हैं, क्योंकि नीचे से अब हम उतरते हैं तो। ठीक है, आपके नहीं करते होंगे, लेकिन ये जनरल बात कह रहा है, मेरे भी नहीं करते, लेकिन अब वो कह रहा है तो हमेशा याद रखना, पैसेज को कभी चैलेंज मत करना कि मेरे तो नहीं करते, है ना? वो कहेगा ना वैसा है, वो कहेगा सूरज रात को उगता है तो आपको मानना पड़ेगा रात को ही उगता है, और उसके हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। ओके, सात किसी के दूसरे बात हो वो उससे गया। पूछना। ठीक है, विच इज व्हेन मोस्ट एक्सीडेंट्स हैपेंस, पीपुल आर टायर्ड, क्यों होते हैं ऐसे उसका कारण भी बता रहा है, लो सुन लो, क्योंकि चढ़ते चढ़ते आदमी थक जाता है, तो उतरते टाइम वो थका हुआ रहता है। दूसरा, डार्क हो जाता है, क्योंकि चढ़ना वो ऑब्वियसली सुबह शाम शुरू करता है, तो उतरते टाइम कई बार उस पहाड़ में शाम हो जाती है, तो डार्क अंधेरा हो जाता है, तो दिखाई कम देता है। और इट्स हार्डर, और थोड़ा मुश्किल होता है डार्क के अंदर काम करना, इसीलिए वो कह रहा है कि क्लाइंब डाउन ज्यादा बड़ा चैलेंज है क्लाइंब अप के मुकाबले। क्लाइंब अप के टाइम तो एक्साइटमेंट भी रहता है, क्लाइंब डाउन में एक्साइटमेंट तो है नहीं, थके हुए हैं सब, थके हारे लोग हैं, इसलिए। आ जाओ। सो माउंटेन क्लाइंबिंग इज अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स along with being challenging and risky for the climber। तो माउंटेन क्लाइंबिंग अनडाउटेडली यानी कोई डाउट नहीं है, बिना किसी डाउट के वो सबसे ज्यादा एडवेंचरस स्पोर्ट्स में से एक है, स्पोर्ट्स है ये भी एक तरीके का। ठीक है, along with being challenging and risky for the, इसके साथ साथ वो चैलेंजिंग है और क्लाइंबर के लिए रिस्की भी है। ओके, चलते हैं आगे, पहला पैराग्राफ खत्म। वाइल एनी विथाउट एनी परसीव्ड रिस्क, जब तक आप कोई रिस्क नहीं लोगे, देयर कांट बी ए फीलिंग दैट एनी सिग्निफिकेंट चैलेंज हैज बीन सरमाउंटेड, आपको ऐसी फीलिंग आएगी ही नहीं कि किसी सिग्निफिकेंट, किसी ऐसे चैलेंज को आपने सरमाउंट किया है। सरमाउंट यानी कि अपन मैथ्स में पढ़ते हैं सरमाउंट, कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाता है, तो हमने उस चैलेंज को ओवरकम किया है। सरमाउंट किया है मतलब हमने उस चैलेंज को ओवरकम किया है, तो आपको फीलिंग नहीं आएगी जब तक आप रिस्क नहीं लोगे। रिस्क ही नहीं लोगे तो कैसे आपको फीलिंग आएगी? फेयर, सही बात है, बट वी हैव टू बियर इन माइंड, लेकिन हमको माइंड में ये भी बात याद रखनी है क्या, दैट माउंटेनियरिंग इज नॉट ए स्पोर्ट दैट कैन बी एम्ब्रेस्ड विदाउट प्रिपरेशन। माउंटेनियरिंग ऐसा कोई स्पोर्ट नहीं है जिसको बिना प्रिपरेशन के ही आप एम्ब्रेस कर लोगे, दैट कैन बी एम्ब्रेस्ड विदाउट प्रिपरेशन। एम्ब्रेस मतलब सोचने के बारे में, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि विदाउट प्रिपरेशन चलो थैला उठाओ चढ़ गए, विदाउट प्रिपरेशन आप माउंटेनियरिंग स्पोर्ट को एम्ब्रेस नहीं कर सकते। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि किसी माउंटेनियर ने मुझे बताया यार वहां पे ऐसा नजारा था और मैं इंस्पायर हो गया, थैला उठाया अगले दिन निकल गया, ऐसा नहीं हो सकता, आपको प्रिपरेशन करके जानी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा भाई कैसे हम चढ़ते हैं, कैसे क्या होता है सब। ठीक है, द एंथुसियासिस्ट मस्ट डेवलप इन देमसेल्व्स द स्पिरिट ऑफ एंड, जो एंथुसियास्ट हैं इसके बारे में, एंथुसियास्ट मतलब इसके बारे में इच्छा रखने वाले जो लोग हैं, माउंटेनियरिंग के बारे में इच्छा रखने वाले लोग हैं, वो अपने अंदर ऐसी स्पिरिट डेवलप करें पहले तो एडवेंचर की, कि उनको एडवेंचर पसंद है। अब एडवेंचर कई बार अच्छा भी होता है, कई बार बुरा भी होता है, उसकी स्पिरिट वो ऑलरेडी रखें अपने अंदर, तैयार रहें उसके लिए। विलिंगनेस टू अंडरटेक हार्डशिप्स एंड रिस्क, हार्डशिप्स होती हैं कष्ट कठिनाइयां, को अंडरटेक करने की विलिंगनेस अंदर भावना होनी चाहिए। ठीक है ना, और रिस्क लेने की भी भावना अंदर होनी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर भी होनी चाहिए, परसिवरेंस की, परसिवरेंस मतलब जिद, हद, दृढ़ संकल्प जिसको अपन जिद बोलते हैं। जैसे मान लो मैं आधे पहाड़ पे चढ़ा और भाई साहब मेरी अब हालत खराब हो गई, तो आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प है, जिद होनी चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर इसकी होनी चाहिए कि नहीं मुझे तो पहुंचना है, वो विलिंगनेस अंदर से होनी चाहिए। एंड्योरेंस, एंड्योरेंस मतलब एंड कीननेस ऑफ पर्पस बिफोर क्लाइंबिंग ए माउंटेन, माउंटेन चढ़ने से पहले आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज भी होनी चाहिए। क्या क्या कहा उसने, एक तो जिद होनी चाहिए, एक एंड्योरेंस होना चाहिए, कीननेस तो मतलब कीन तो समझते हो ना, किसी चीज के प्रति कीन होना यानी कि मन लगा के उस काम को करना, लगन होनी चाहिए, लगन। ठीक है, एंड्योरेंस बताओ। जागरूकता। जागरूकता नहीं कह सकते, एज सिमिलर एज परसिवरेंस, परसिवरेंस क्या क्या मतलब होता है, जिद होना, एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है भाई, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए,
सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए कि अपने आप को आप समझाओ कि नहीं नहीं साहब ऊपर मुझे चलना है, ऊपर मुझे चलना है। अच्छा, एक और चीज कह सकते हैं एंड्योरेंस को, मतलब रिस्क लेने की कैपेबिलिटी। ठीक है, चलो आओ। दे शुड ऑल्सो नो, उनको ये भी पता होना चाहिए हाउ टू हैंडल द माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट बैग लेके चल रहे हो, जो वो फंसा रहे हो, फंसा फंसा के ऊपर चलते हैं, उनको उनको हैंडल करना भी आपको आना चाहिए, उसको चलाना भी आना चाहिए। वो हाथ में कड़ा तो दे दिया ऐसे फंसाने का, लेकिन उसको फंसाते कैसे वही नहीं पता, तो क्या चढ़ोगे फिर, है ना। आगे चलते हैं। देन कम्स द पिनेंस, देन कम्स द पिनेंस ऑफ रिगरस ट्रेनिंग। फिर फाइनली जो रिगरस ट्रेनिंग, रिगरस मतलब कठोर, कठोर ट्रेनिंग का पेनेंस भी होना जरूरी है, ये क्वालिटी भी होनी जरूरी है। पेनेंस मतलब कठोर ट्रेनिंग का पेनेंस होना चाहिए आपके अंदर। पेनेंस मतलब नहीं, पेनेंस मतलब होता है तपस्या। मतलब अपने आप को आप पनिशमेंट देते हो, उसको कहते हैं पेनेंस। जैसे मान लो कोई मोटा हो गया, तो वो अपने आप को डाइट करता है, खाना बंद कर देता है, तो उसको कहते हैं पेनेंस। वो अपने आप को पनिशमेंट दे रहा है किसी पर्पस के लिए, उसको कहते हैं पेनेंस या तपस्या। तो वो तपस्या वाली भाव भी आपके अंदर होना चाहिए। अब अपने आप को एक तरीके से पनिशमेंट ही दे रहे हो। किसने कहा था पहाड़ चढ़ने के लिए बढ़िया सो रहे होते घर पे, लेकिन आप अपने आप को पेनेंस कर रहे हो, तो वो कैपेबिलिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप और किसी को तो पनिश कर सकते हो, कि आप खुद को पनिश कर सकते हो। ऐसी कैपेबिलिटी आपको अंदर होनी चाहिए। दिस कुड वेरी वेल बी द लाइफ लाइन अप देयर। अच्छा जी, अब जब आप ऊपर पहुंच जाते हो, जब आप ऊपर पहुंच जाते हो तो ही उस पेनेंस का आपको फल मिलता है। यही वो लाइफलाइन है, यही वो लाइफलाइन है जो ऊपर चल के आपको मिलती है, मतलब इसका जो फल है। ओके, इट हेल्प्स इनकलकेट, इनकलकेट होता है मन में बसाना। वो क्या करती है, आपको मन में बसाने में आपकी हेल्प करती है। एंड हॉर्न सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स दैट अलाउ द क्लाइंबर टू नेगोशिएट पैरिलस सिचुएशंस। पैरिलस का मतलब होता है डेंजरस, डेंजरस सिचुएशंस को नेगोशिएट, नेगोशिएट करना यानी उन पर उनको कंट्रोल करने के लिए क्लाइंबर को कौन अलाउ करता है, उसके अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, उसके अंदर एक भाव होना चाहिए कि मैं सर्वाइव करूंगा। कई बार एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको ऐसा भी लगता है कि मैं तो गया, मैं तो गया। तो आपके अंदर आप आपके मन में ऐसा भाव आया मैं तो गया, तो आपके मन में भाव आते ही एक ऑप्शन तो होगा कि छोड़ दो और गिर जाओ खुद ही, गया तो गया। और एक क्या होगा कि नहीं मैं सरवाइव करूंगा, मेरे अंदर वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, वो मन में एक इंस्टिंक्ट निकल के आना चाहिए कि नहीं मैं सरवाइव करूंगा, मैं जाऊंगा वापस भी आऊंगा। ठीक है ना, चले आगे। और वो जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वही आपको डेंजरस सिचुएशन को नेगोशिएट करने में क्लाइंबर को काम देती है या उसको मदद करती है। चले आगे। देयर आर न्यूमरस इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, भारत में बहुत सारे आजकल इंस्टीट्यूट्स हैं, अब्रॉड में भी हैं, जो कि ऐसी ट्रेनिंग आपको देंगे। आप जाके पहले सीख लेना उनसे और फिर जाना, ऐसे इनमें चढ़ जाना रखता है। अब्रॉड नहीं पता, फॉरेन, अब्रॉड नहीं पता आपको, फॉरेन मतलब विदेश। माउंटेन क्लाइंबर्स आर अनएनिमस इन एग्रिंग, अनएनिमस का मतलब अन एनिमल्स नहीं है, अन एनिमस। आप ये बताओ, तो एनिमस यानी हाँ, यही आंसर प्रिडिक्ट किया था मैंने भी आपसे। तो अनएनिमस होता है एक मत होना, एक मत होना मतलब आप बटे हुए नहीं हो, आपका मत एक है ना। एनिमस होता है जिसका मत बटा हुआ रहता है ना। तो माउंटेन क्लाइंबर्स एक मत हैं इस बात को एग्री करने में, यानी कोई भी इस बात को ना धुतकार नहीं रहा, हर बार हर आदमी हर क्लाइंबर इस बात को सहमत है, एग्री कर रहा है, अनएनिमस है। दैट द अनप्रेडिक्टेबल वेदर इज व्हाट दे फियर द मोस्ट, कि उस दौरान जो सबसे ज्यादा उनको तंग करता है वो है वहां का अनप्रेडिक्टेबल वेदर। यानी ऐसा वेदर जिसको आप प्रिडिक्ट ना कर सको, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है वहां पे आपके साथ, तो इसके बारे में सबसे ज्यादा उनको खतरा रहता है। मान लो कि टॉप पे पहुंचने वाला हूं, बस 20 मीटर ही बाकी है और स्नोफॉल हो गई, आ जाओ नीचे। तो ये अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये इसके बारे में ये सारे के सारे माउंटेन क्लाइंबर्स अनएनिमस है, एक मत होके यही वो जवाब देते हैं। देयर मे बी ए सनशाइन वन मोमेंट, किसी पल सनशाइन दिखाई देगी, धूप दिखाई देगी, एंड ए स्नो स्टॉर्म द अदर, और अगले ही मोमेंट बर्फ गिरती हुई दिखाई देगी। अभी तो धूप है और एकदम से बर्फ गिर गई, ऐसा कभी भी हो सकता है वहां पे। तो ये अनप्रेडिक्टेबल वेदर उनको दिक्कत करता है। एट हायर एल्टीट्यूड, ज्यादा ऊंचाई पे स्नो इज द रेगुलर फीचर, स्नो तो वहां का एक रेगुलर पार्ट हो जाता है। एंड बींग डिसिसिव, डिसिसिव मतलब डिसीजन लेना, इस बात के लिए डिसीजन लेना कि सेटिंग अप कैंप करें या आगे बढ़ें। भाई जैसे बर्फ आ गई, तो आपको जल्दी से डिसीजन लेना होता है कि यहीं पे कैंप लगा के छुप जाए थोड़ी देर, बच ले, और या फिर आगे बढ़े। तो इसका डिसीजन लेना बड़ा ही क्रूशल होता है उस टाइम। भाई आपको बैलेंस करना होता है कि इतना इतनी बर्फ है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, या कैंप लगा के अभी आपको सेफ गार्डों के बगल में रहना पड़ेगा। तो इसके बारे में जल्दी से डिसिसिव होना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, चलें आगे। आप जब भी पैराग्राफ पढ़ो ना, तो आप इस तरीके से पढ़ो कि आप खुद उसके अंदर हो, आपको ऐसा फील हो, तभी आप आंसर्स दे सकते हो, समझे। ठीक है, आओ। द आइसी शीट्स, जो बर्फ की जो शीट्स हैं वहां पे आइस स्टॉर्म्स के बाद,
बर्फबारी के बाद जो आइस शीट्स बन जाती हैं वो वॉकिंग ट्रेचरस बना देती है, ट्रेचरस यानी डेंजरस, वो वॉक करना डेंजरस बना देती है क्योंकि शीट जम जाती है पूरी बर्फ की। ठीक है। वाइल द पाउडरी स्नो, अब कुछ पाउडरी स्नो होता है, एक ऐसा बर्फ होता है पाउडर के फॉर्म में, हल्का हल्का नहीं होता है, हाँ, जिसके अंदर आप ऐसे पैर डालोगे तो गप आपका पैर गप जाएगा अंदर, उसको बोलते हैं वाइट। तो अगर ऐसे पाउडरी स्नो है, मेक्स ए माउंटेनियर सिंक डीप इनटू द स्नो, वो एक माउंटेनियर को अंदर तक डुबो भी सकता है। जैसे आपने पैर रखा, आपको क्या पता कितना डेप्थ है, हो सकता है आपका कमर तक नीचे डेप्थ हो सकता है आप पूरे ही चले जाओ, इतना भी डेप्थ हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कितनी उसकी मोटी लहर है वहां पे स्नो की आपको पता नहीं, ऊपर से तो ऐसा लगता है बस ये जमीन है, लेकिन जब आप पैर डालते हो तो पूरे भी कप सकते हो आप। ठीक है ना। कृतिका को डर लग रहा है, कृतिका जाएगी कभी, जाएगी नहीं। अब देयर, अब जब ऊपर पहुंच गए आप, वेयर द इंटेंशन इज टू एम्ब्रेस नेचर्स वंडर, जब आप ऊपर गए, तो आपका इंटेंशन क्या था भाई, ऊपर जाने का इंटेंशन क्या था कि नेचर के, प्रकृति के इस अजूबे को एम्ब्रेस करना मतलब वाकिफ होना, इस चीज से वाकिफ होने का ही तो इंटेंशन था। पहाड़ पे क्या कर लेने जाते हो कोई आप, वहां पे कोई आपका परिचित हो ना जिससे मिलने जाते हो, आप वहां पे जाके वंडर वंडर ये नेचर का जो ये वंडर है अजूबा, इस चीज को एम्ब्रेस करने जाते हो। ठीक है, तो यही आपका इंटेंशन था। तो वहां जाके हर आदमी करने तो ये गया था, लेकिन वहां जाके रियलाइज होता है कि ऐसा आप नहीं कर पाते विदाउट फेसिंग इट्स फॉर्मिडेबल ग्लोरी। फॉर्मिडेबल ग्लोरी मतलब क्या होती है, ग्लोरी कहते हैं ना, ग्लोरियस शॉट, नहीं खतरनाक, जोरदार या लाजवाब। ठीक है ना। ठीक है। तो फॉर्मिडेबल होता है थोड़ा सा रिस्की, फॉर्मिडेबल का मतलब क्या होता है, रिस्की। तो इसकी ऐसी ग्लोरी है जो रिस्क से आपको मिली है। तो आप जब ऊपर पहुंचते हो ना, तब आपको इस बात का रियलाइज हो जाता है कि यार मैं बिना रिस्क लिए तो यहां तक नहीं पहुंच सकता। आगे बढ़ते हैं। ए ट्रू माउंटेनियर, एक सच्चा माउंटेनियर जो है, वो चैलेंज तो करेगा माउंटेन को कि भैया मैं तेरे को ओवरकम करूंगा, लेकिन हमेशा उसको रिस्पेक्ट भी करेगा, पावरफुल फोर्सेस ऑफ नेचर। वो ये जानता है कि ये प्रकृति का एक पावरफुल फोर्स है, अगर मैंने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया तो ये चंद सेकंडों में मेरा गेम ओवर कर सकता है। ठीक है। तो वो चैलेंज तो कर रहा है माउंटेन को, मैं तेरे को ओवरकम करूंगा, लेकिन हर हाल में वो उसको रिस्पेक्ट भी करेगा, अगर वो सच्चा माउंटेनियर है। मतलब अपने स्पोर्ट को हर कोई रिस्पेक्ट करता है ना। अभी जैसे मान लो कोई बैट्समैन है तो वो शतक तो मारेगा, उसकी इच्छा तो करेगी, चैलेंज तो करेगा, लेकिन वो अपने स्पोर्ट को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकता कि अब मैं तो ही सबसे बड़ा हूँ, क्रिकेट मेरे आगे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कह सकता। वो हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करेगा। समिट का मतलब क्या होता है, SUMMIT, समिट। लेके चलना कुछ। अरे यार जीके के क्वेश्चंस आते हैं कि ये समिट वहां पे लगाया गया, समिट 2023 यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। शिखर, टॉप मोस्ट पीक, टॉप मोस्ट पीक जो होता है ना, शिखर, किसी भी माउंटेन का शिखर, उसको क्या कहते हैं, समिट। तो किसी किसी भी माउंटेन को समिट करना यानी उसके टॉप मोस्ट पीक पर पहुंच जाना, समिट करना यानी कि उसके टॉप मोस्ट पीक, उसके समिट पे पहुंच जाना। ठीक है ना, कैरीज इट्स ओन हेल्थ रिस्क। तो किसी भी माउंटेन को आप समिट करना चाहते हो तो साथ में आप अपनी हेल्थ रिस्क को भी लेकर चल रहे हो, कैसी, सच एस ऑक्सीजन नहीं मिल सकता आपको समिट पे, टॉप पे। अल्टीट्यूड सिकनेस प्रॉब्लम्स, हाइट पे सिकनेस प्रॉब्लम्स हो जाती है, अल्टीट्यूड यानी हाइट पे सिकनेस प्रॉब्लम्स हो जाती है। फ्रोस्ट बाइट्स सुना है कभी आपने, फ्रोस्ट बाइट्स क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है ना तो आपकी स्किन जो होती है वो फ्रीज हो जाती है, मतलब उसमें रक्त संचार बंद हो जाता है, उसको कहते हैं फ्रोस्ट बाइट्स। वो यहाँ नील पड़ जाता। नील पड़ जाती है, एग्जैक्टली, है ना, नील पड़ जाती है आपके, वहां से आपको ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ से रक्त चल रहा है, फ्रीज हो जाती है अंदर से, है ना, उसको कहते हैं फ्रोस्ट बाइट। तो ये उधर हो सकती है आपकी, है ना। स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, हाथ पैर भी आपके फूल सकते हैं, स्वेल हो सकते हैं। फ्लड कलेक्शन इन ब्रेन्स एंड लंग्स एंड एग्जोशन, आपके ब्रेन और लंग्स में पानी भी भर सकता है, फ्लड कलेक्शन भी हो सकता है। एग्जोशन मतलब थकावट भी हो सकती है, ये सारे हेल्थ रिस्क आपको लेके जाने। येट द ग्रेटिफिकेशन माउंटेनियस फील, फिर भी जो ग्रेटिफिकेशन माउंटेनियर्स फील करते हैं, ग्रेटिफिकेशन मतलब सेटिस्फेक्शन, जो सेटिस्फेक्शन माउंटेनियर्स फील करते हैं फ्रॉम मास्टरिंग समथिंग, किसी चीज को मास्टर करने के बाद जो ग्रेटिफिकेशन माउंटेनियर्स फील करते हैं, दैट इज सो फ्राइटनिंग, वो सेटिस्फेक्शन डरावना है ना। अर्जेस देम, वो उनको मोटिवेट करता है, अर्ज करता है मतलब उनके आगे एक तरीके से किसी को मोटिवेट करना, है ना, वो उनको अर्ज करता है टू अंडरटेक दिस इंडेवर्स, वो इन इंडेवर्स को अंडरटेकर, इंडेवर्स मतलब
इन पहाड़ तो एक तरीके का एंडेवर है, लेकिन वैसे एंडेवर का मतलब क्या है? यूनिटी ऑफ हाँ, मतलब कठिन रास्ते, है ना? यानी या फिर कोई चैलेंज कह सकते हो, है ना? किसी उस चैलेंज को अंडरटेक करने के लिए वो जो सेटिस्फेक्शन है वो उनको अर्ज करता है। लाइक मैं अगर माउंटेन चढ़ रहा हूँ, तो अगर मैं कई बार भी डिमोटिवेट हुआ तो मैं उस सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचने लग जाऊंगा, यार ऊपर जाके कैसा फील होगा। वो सेटिस्फेक्शन मुझे अर्ज करेगा कि चल भैया ऊपर चल, इस चैलेंज को, इस एंडेवर को ले। ठीक है, समझ गए? वी मे थिंक दैट द माउंटेनियर्स आर फियरलेस, हमको लगता है कि माउंटेनियर्स फियरलेस होते हैं, डरते नहीं किसी से। एक्सपर्ट्स फिर भी ये कहते हैं, क्या कहते हैं आगे सुनो, एक्सपर्ट ओपिनियन, बंद कर दे उसको। नॉट एट ऑल, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं कि माउंटेनियर्स फियरलेस होते हैं। इट्स फियर, ये तो डर ही तो है, ये डर ही तो है उनके अंदर, दैट कीप्स देम सो इंट्रिग्यूड विद सच आर्डस जर्नीज। आर्डस अगेन डेंजरस, ये चुनौतीपूर्ण, और इंट्रिग्यूड यानी इंटरेस्टेड। ये वो डर ही है जो उनको ऐसी जर्नीज के प्रति इंटरेस्टेड रखता है। भाई हम तो कहते हैं कि माउंटेनर्स फियरलेस होते हैं, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? नहीं नहीं, फियरलेस नहीं होते, फियर ज्यादा है उनमें उल्टा, और ये फियर ही उनको उनके वो हथियार है जो कि उनको ऐसी खतरनाक जर्नी में इंटरेस्ट दिखाता है या इंटरेस्टेड करता है। ठीक है। इम्पल्स एंड ब्रेजननेस कैन बी डेडली फोर्स। इम्पल्स मतलब क्या होता है और ब्रेजननेस मतलब क्या होता है? इसके वर्ड्स हैं, इसके क्वेश्चन है हमारे पास। डेडली फोर्स, फोर्स मतलब होते हैं शत्रु, शत्रु। फोर्स मतलब होते हैं शत्रु। इम्पल्स और ब्रेजननेस हमारे घातक शत्रु हैं, या घातक शत्रु हो सकते हैं। तो इम्पल्स का मतलब होता है जल्दीबाजी में, जल्दीबाजी करना, है ना? और ब्रेजननेस मतलब, ब्रेजननेस का मतलब क्या होता है कि कई बार हम ऐसे कहते हैं कि मैं तो ये कर रहा हूं, उस टाइम आप ये नहीं सोचते कि है ना इससे आपको नुकसान होगा या नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं सामने से देख रहा हूँ और मुझे पता है यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, लेकिन आपको पता है अगर आपने 1 मिनट में क्रॉस कर दिया तो आप उस पार पहुंच जाओगे। अब आपने इम्पल्स और ब्रेजननेस डिसीजन ले लिया कि बस मैं तो जा रहा हूँ, दो होगा जो देखा जाएगा। जैसे आपने बॉर्डर्स के कई सीन देखे होंगे मूवीज में, कि आपको पता है कोई सैनिक है, उसको पता है कि मेरे को इस पोर्ट से उस पोर्ट तक जाना है, लेकिन गोलीबारी हो रही है। तो वो तो सब लोग तो सोच रहे हैं अब भागे अब भागे अब भागे, और एकदम से देखता है कोई, कोई आदमी देखता है वो निकल गया, तो कहते हैं अरे तू कहाँ निकल गया, रुक रुक रुक, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो वो है इम्पल्स और ब्रेजरनेस डिसीजन है उसका, मतलब जल्दीबाजी से और बिना अपना ख्याल करे वो तो कूद पड़ा। तो आर पार का मामला, तो वो ऐसा आर पार के डिसीजन जो होते हैं वो हमारे शत्रु हैं, आपको सोच समझ के वहां पे डिसीजन लेना है। ठीक है। इन द वर्ड्स ऑफ द इंडियन माउंटेनियर बछेंद्री पाल, सबसे बड़े माउंटेनियर है इंडियन माउंटेनियर बछेंद्री पाल, उनके शब्दों में कहें, क्या कहें? द बिगेस्ट रिस्क, सबसे बड़ा रिस्क है, नॉट टू टेक एनी रिस्क एट ऑल, कि आपने कोई रिस्क नहीं लिया, यही सबसे बड़ा रिस्क है। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, रिमेंबर दैट, इसको याद रखो, ऐसा बछेंद्री पाल ने कहा। ठीक है, ओके, चले आगे, चलो। अब ये जो है इन वेबसाइट से ये ऐसे निकाला गया, ऐसे ऑन माउंटरिंग evirtualguru.com से निकाला गया, या मतलब ये सारे, ये जो ऐसे इन सारे माउंट वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएंगे, अगर आप जाओ जाके चेक करो तो, है ना? ऐसा ये आपको सोर्स दे रहा है। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। Why does the writer say that mountains inspire awe in humans? पहले पैराग्राफ में राइटर ऐसा क्यों कहता है, सोच के बताना आंसर्स, कि जो माउंटेन्स जो है पहाड़ हैं, ह्यूमंस के अंदर, लोग बागों के अंदर ओ को इंस्पायर करते हैं। ओ मतलब समझ गए ना, एक्साइटमेंट, कि माउंटेन्स देखते ही हमारे मन में एक्साइटमेंट अभी भी हो जाता है। अभी आप सपोज करो, फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ बैठे हैं ना, आप अपने रक्तांचल पर्वत के करीब चले जाओ, है ना, जैसे आप उसके बिल्कुल नीचे बीचों बीच जाओगे ना नीचे, तो आपको एक्साइटमेंट फील होगा, यार मैं चढ़ जाऊंगा इस पे, यार ऐसे कर लो क्या, वैसे कर लोगे। तो ऐसा क्यों कह रहा है ऑथर भाई, ऐसा क्यों होता है? पहला है क्या? डी लग रहा हम्म, है ए, दे प्रेजेंट अस विथ अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्साइटिंग स्पोर्ट्स, क्योंकि माउंटेन्स हमको एक्साइटिंग स्पोर्ट्स खेलने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। ठीक है। दे इवॉक द विश इन अस टू मास्टर देम, वो अपने अंदर ऐसी इच्छा जागृत करते हैं कि हम उनको मास्टर करें, कि हम उनको ओवरकम करें, ऐसी इच्छा जागृत करते हैं। माउंटेन्स देखते ही ऐसी इच्छा होती है हमारे अंदर। दे इंस्पायर इन अस डीड्स ऑफ वैलर, वो हमारे अंदर ऐसी इच्छा जागृत करते हैं। वैलर मतलब कुछ वो करते हैं, मतलब कुछ भी कर लेते हैं। वेलर मतलब क्या होता है? कुछ भी वेला एक्टिविटी कर लेते हैं, जो फालतू बैठे हैं तो चलो भाई ये वाले एक्टिविटी कर लेते हैं, है ना? ठीक है, ऐसी वो हमारे अंदर इंस्पिरेशन डालते हैं। दे रिप्रेजेंट पीस एंड काम टू अस, वो हमको शांति देते हैं। बोलो क्या इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग देना है आपको आंसर?
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पूरे पैराग्राफ में यही तो कह रहा है कि माउंटेन चैलेंजिंग है और वो हमको इंस्पायर करते हैं कि हमको हमको ओवरकम करो तुम। उसको देखते ही हमारे अंदर ऐसी इच्छा जागृत होती है कि हम इसको ओवरकम करें। शांति और समन्वय की कहाँ कहानी थी पूरे पैराग्राफ में। अपने हिसाब से आंसर नहीं देना, पैराग्राफ के हिसाब से आंसर देना। आपको माउंटेन्स को देखे शांति फील होती है तो उसको उसमें उसको कोई मतलब नहीं है। आपको नहीं, उसको क्या फील हुआ है वो आपको आंसर देना है। ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर वो कहे सूरज रात को उगता है तो आपको उसके हिसाब से आंसर देना है, आपको अपना दिमाग नहीं चलाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कॉरेस्पॉन्ड्स, ये सरल सा क्वेश्चन है, टू द फॉलोइंग रिलेशन बिलो। इस रिलेशन को कौन सा ऑप्शन फॉलो करता है? द मोर इनक्रेडिबल, द ग्रेटर द थिल। पैराग्राफ 1 में आया था ये, और ये पढ़ते ही मुझे पता चल गया था कि इसका क्वेश्चन आएगा। ऐसे जो बिल्कुल अलग से वर्ड्स दिखते हैं ना, इस पे क्वेश्चन जरूर आता है। जितना ज्यादा अविश्वसनीय माउंटेन होगा उतना ही बड़ा थ्रिल होगा। अब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस एनालॉजी को बरकरार किए हुआ है? जैसे एनालॉजी यहाँ पर है वैसी एनालॉजी नीचे बरकरार, मतलब वैसे के वैसा सिस्टम नीचे चल रहा हो, ऐसा आपको ऑप्शन चूज करना है। हायर द स्टेमिना लोअर द फूड, जितना ज्यादा स्टेमिना होगा उतना कम खाना खाओगे। तो देखो यहाँ पे दोनों को बढ़ा रहा है, मोर ग्रेटर, तो दोनों ऊपर जा रहे हैं ना, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। मैथमेटिक्स की टर्म से बात करें तो ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं चूज करना है, तो यहाँ तो हायर लोअर हो गया, इनवर्स हो गया। सेकेंड ऑप्शन, द मोर यू लाभ, जितना हंसोगे उतना ही कम बीमारी होगी, तो यहाँ पे भी मोर और लेस हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। द स्मॉलर द कार, छोटी गाड़ी होगी तो बड़ा एडवांटेज होगा, इधर भी स्मॉल और बिग हो गया, इनवर्स हो गया। लेकिन जितना ज्यादा लगेज है उतनी ज्यादा पेनल्टी है। मान लो एयरपोर्ट पे गए, एयरपोर्ट पे ज्यादा लगेज लगा तो पेनल्टी है, जितना ज्यादा उतनी ज्यादा, कम ज्यादा कम ज्यादा। ठीक है, तो ये हाईवेयर है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है, समझ गए? जो सरल था है वैसे, बस थोड़ा सा लॉजिकली अगर अपन सोचें तो। आ जाओ, select the option that displays what the writer projects with reference to the following. So mountain climbing is undoubtedly one of the most popular adventurous sports. इस लाइन से आप राइटर के किस प्रोजेक्शन के बारे में, मतलब इस लाइन से आपको क्या समझ में आया कि राइटर क्या कहना चाहता है? राइटर के मन में डाउट है, राइटर आपको क्वेश्चन दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, या आपको रोक रहा है किसी चीज को करने से, कन्विक्शन कर रहा है। कन्विक्शन मतलब आपको कन्विंस कर रहा है, या डिनाइल, मना कर रहा है कुछ मत करो, कन्विंस कर रहा है। डाउट नहीं है उसके माइंड में, आपको चेतावनी नहीं दे रहा है, मना भी नहीं कर रहा है, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ खतरा है पर जाओ, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। कन्विक्शन सरल था। फोर्थ नंबर, बेस्ट एक्सपीरियंस रेदर देन डिस्क्राइब, कंप्लीट द फॉलोइंग विद ए फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 1 में कोई ऐसा फ्रेज, फ्रेज का मतलब क्या होता है? शब्दों का समूह, शब्दों का समूह। तो इसमें वन वर्ड भी आ सकता है और मोर देन वन वर्ड भी आ सकता है, वन वर्ड भी आ सकता है, मोर देन वन। तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ से ऐसा कोई ऑप्शन, एक वर्ड छांटना है जो इसका मीनिंग देता हो। नहीं, सॉरी सॉरी, एक मिनट रुको, कंप्लीट द फॉलोइंग ओपिनियन रीजन, बेस्ट एक्सपीरियंस रेदर देन डिस्क्राइब। ये वर्ड्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं, चेक करो, ये वर्ड्स आ रहे होंगे क्या? देखो एक बार, ये वर्ड आ रहा है कि ये वर्ड आ रहा है, देखो एक बार। सॉरी, देखो, सवाल ये है कि ये फ्रेज है पैराग्राफ 1 का, आपको पैराग्राफ 1 से फ्रेज नहीं चूज करना है, आपको तो इसके जैसा एक शब्द लिखना है। वो पैराग्राफ 1 से वैसा कोई जरूरी नहीं है, वो शब्द जो आप लिख रहे हो वो पैराग्राफ 1 से जरूरी नहीं है। पैराग्राफ 1 से तो ये वर्ड है, तो अपन देख लेते हैं कि ऐसा मीनिंग कहाँ पे आया था पैराग्राफ 1 में, और उसका उसमें पे क्या मीनिंग निकला था। पैराग्राफ 1 पढ़ते हैं अपन। हम्म, कहाँ आ रहा है देखो, आ रहा है क्या कहीं ऐसा वर्ड? और फिर अगर ऐसा वर्ड नहीं आ रहा उसमें, तो फिर उल्टा मीनिंग है उस क्वेश्चन का। माउंटेन, नहीं आ रहा ना? चलो फिर से क्वेश्चन पढ़ो, यानी कि जो हम पहले सोच रहे थे वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक वर्ड छांटो पैराग्राफ 1 से, सेलेक्ट द ऑप्शन, नहीं ये तो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 4 है। कंप्लीट द फॉलोइंग, इसको कंप्लीट करो विथ अ फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 1 से एक फ्रेज छांट के इसको कंप्लीट करो। ठीक है, बेस्ट एक्सपीरियंस्ड रेदर देन डिस्क्राइब्ड, भाई ज्यादा डिस्क्राइब ना करते हुए एक्सपीरियंस, अनुभव की बात, जहां पे अनुभूति हो रही हो, ऐसा वर्ड या ऐसा फ्रेज आप चे वहां से सेलेक्ट करो, करो भाई, माउंटेन की चढ़ाई। इसमें से सेलेक्ट करो। देखो एक वर्ड एक्सपीरियंस यहाँ आ रहा है, अंडरलाइन करते चलो। हमने तो बहुत सुना है।
ये वो वर्ड है। देखो यहां से यहां तक ये सेंटेंस पढ़ो आप। अब इसमें से आप पूरा सेंटेंस लिखोगे या क्या लिखोगे? माउंटेन क्लाइंबिंग इज अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एडवेंचरस स्पोर्ट्स अलोंग विथ बीइंग चैलेंजिंग एंड रिस्की फॉर द क्लाइंबर। ठीक है। इसलिए अब ये कंक्लूजन दे रहा है, इसलिए माउंटेन क्लाइंबिंग जो है बहुत सबसे मोस्ट पॉपुलर एडवेंचरस स्पोर्ट्स है। उसके साथ चैलेंज भी जुड़ा हुआ है, उसके साथ रिस्क भी जुड़ा हुआ है। ठीक है। और वहां पे क्या था? एक्सपीरियंस भी था और कम, हाँ रिस्क भी था। तो आप देखो इधर उसने रीजन लिखा था, इधर क्या लिखा था? रीजन। तो रीजन का आपको ओपिनियन देना है, तो आप यहां से ओपिनियन दे सकते हैं। चाहो तो पूरा सेंटेंस लिख दो, चाहो तो इसमें से कुछ टुकड़े शब्दों के लिख दो। हाँ भले पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो ये होगा उसका आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। थोड़ी बहुत पूरा वो तो प्रेस पूछा है। देखो कोशिश ये करो कि उसकी कॉपी पेस्ट ना करो। मैं तो फिर भी ये सजेस्ट करूंगा, भले आप कुछ एक वर्ड ही चेंज करो, इसलिए तो वोकैब स्ट्रांग होनी चाहिए। उसने जो वर्ड यूज किया उसका सिनोनिम यूज कर लो, थोड़े बहुत लैंग्वेज चेंज कर दो। ये मैं सजेस्ट करूंगा। बाकी वो अगर मार्क्स दे देगा तो मेरे को तो क्या प्रॉब्लम होगी? मेरे को तो यही कि तेरे मार्क्स अच्छे हैं। आ जाओ। द राइटर कंपेयर्स ट्रेनिंग टू पेनेंस इन द लाइन्स। राइटर ने ट्रेनिंग को पेनेंस से कंपेयर किया। पेनेंस यानी वही खुद को आप जो पनिशमेंट देते हो, और ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग, इसको इससे कंपेयर कर दिया। देन कम्स द पेनेंस ऑफ द रिगरस ट्रेनिंग। रिगरस ट्रेनिंग की फिर पेनेंस की बात भी आती है। तो स्टेट वन पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग और पेनेंस में क्या समानता है आपको एक पॉइंट बताना है, एक लाइन में एक पॉइंट बताना है। बताओ क्या समानता है? हम्म। हाँ, बताओ ट्रेनिंग और पेनेंस में एक समानता, एक समानता बतानी है। डिफरेंस पेनेंस मतलब खुद को पनिशमेंट देकर, तपस्या एक तरीके की, खुद को पनिशमेंट देकर जैसे अपन डाइट करते हैं तो वो पेनेंस है। अब खुद ट्रेनिंग में तो अगर गलत करते तो पनिशमेंट मिलती है। देखो ऐसे कह सकते हैं ट्रेनिंग और उसमें समानता चाहिए, तो ट्रेनिंग भी हार्डशिप से भरी हुई होती है, कठिनाई से भरी हुई है, और पेनेंस भी कठिनाइयों से भरा। ये सिमिलैरिटी हो गई कि नहीं होगी? बस एक से कुछ और भी बहुत सारे सोच सकते हो। सिमिलैरिटी बतानी है, समानता क्या है, नहीं डिफरेंस नहीं बताना। देखो डिफरेंस क्या हो सकता है? डिफरेंस क्या हो सकता है? पेनेंस खुद के लिए होता है, ट्रेनिंग सामने वाले के लिए भी हो सकती है, ये तो डिफरेंस हो गया। लेकिन सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों में कठिनाइयां है, और दोनों में एक और है सिमिलैरिटी कि दोनों का जो रिजल्ट है, आउटकम है, वो बड़ा एक्साइटिंग होता है। ट्रेनिंग का भी जो रिजल्ट है आपके लिए ऐसा रहेगा जो संतोषजनक होगा, और पेनेंस का भी रहेगा। जैसे आपने डाइट करना, 20 किलो वेट लॉस करने के बारे में सोचा, आपने डाइट करी, तो ये पेनेंस है। ये पेनेंस है, तो जब आप हो जाओगे वो तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बोथ गिव सेटिस्फेक्शन, बोथ गिव ग्रेटिफिकेशन, ये सिमिलैरिटी हो गई। ठीक है, समझ गए? आ जाओ नेक्स्ट। एक नंबर का एक क्वेश्चन है, तो ज्यादा वर्ड्स पे नहीं देना, एक या दो लाइन। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, इसके बारे में, इसको पढ़ के आपके क्या ख्याल है? लिस्ट टू रीजन वाई द राइटर सेस। दो रीजन बताओ कि राइटर ने ऐसा क्यों कहा। माउंटेनियरिंग इज नॉट ए स्पोर्ट दैट कैन बी इम्प्रेस विदाउट प्रिपरेशन। माउंटेनियरिंग ऐसा वैसा स्पोर्ट नहीं है जो विदाउट प्रिपरेशन कोई भी इम्प्रेस कर लेगा। ऐसा उसने क्यों कहा? दो कारण बताओ। वहाँ का वेदर भी यस बहुत सारे कारण हैं, आप पैराग्राफ से छाट सकते हो कि माउंटेनियरिंग जो है इज फुल ऑफ अनप्रिडिक्टेबल वेदर। वहां पे अनप्रिडिक्टेबल वेदर है, इसलिए आपको प्रिपरेशन करने जानी पड़ेगी। दूसरा एक और चीज, आप माउंटेनियरिंग के लिए इक्विपमेंट्स लेके जाते हो, तो वो उसकी विदाउट प्रिपरेशन आप वो इक्विपमेंट चलाने ही नहीं आते आपको। तो आप इक्विप्ड होने चाहिए आपके पास। डिसीजन भी। हाँ, हाँ डिसीजन लेने की शक्ति होनी चाहिए। मतलब प्रिपरेशन किस किस चीज की होनी चाहिए? विदाउट प्रिपरेशन आप नहीं चल सकते। सबसे मेन चीज, आप इक्विपमेंट का जरूर डाल के आओ उसमें, कि इक्विपमेंट है तो सही, इसको इस्तेमाल कैसे करना है मुझे क्या होता है। जैसे अभी मेरी गाड़ी में वो तो है सही, क्या कहते हैं, नहीं स्टेप स्टेप नहीं चेंज करते, क्या बोलते हैं उसको? ये अरे ये अरे पंचर को ठीक कर स्टेप नहीं चेंज करते, क्या बोलते हैं, वर्ड याद नहीं आ रहा। टूल्स, गाड़ी के टूल्स होंगे। अरे नहीं टूल्स नहीं, क्या बोलते हैं जिससे गाड़ी लिफ्ट करते हैं अपन? स्टेप सब उठाने का। हाँ जिससे पंचर सही करते हैं। समझ में आ गया। समझ में आ गया ना? हैंड हैंड क्या बोलते हैं उसको? रिपेयर। हाँ, चलो अभी जो भी वर्ड याद आएगा। वो प्रेशर लगता है हाँ हाँ, तो अब वो है तो सबकी गाड़ी में, लेकिन मुझे तो आज तक यूज करना नहीं आता। तो वही बात है, आप इक्विपमेंट लेके तो चले गए, माउंटेन पे चले गए, माउंटेन चले गए, वहां सोच रहे हैं, वहां गूगल कर रहे हैं इसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, तब तक तो मार देगा माउंटेन तुमको, है ना? तो ये भी एक कारण है कि विदाउट प्रिपरेशन आप नहीं जा सकते। What connect does the writer draw out between unpredictable weather and setting up of camps? अनप्रिडिक्टेबल वेदर और सेटिंग अप ऑफ कैंप्स के बीच में क्या कनेक्शन, क्या कनेक्ट राइटर ने बताया पैराग्राफ 3 में? तो यही कनेक्शन था कि जैसे ही अनप्रिडिक्टेबल वेदर होता है, तो सेटिंग अप ऑफ कैंप आपको करना है या नहीं करना है, इसके बारे में आपको डिसीजन जल्दी लेना होता है। तो एक लाइन आ रही थी वहां पे, वो एज इट इज आप थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके छाप सकते हो। अरे डिसिसिव था ना कि आपको आगे बढ़ना है,
या फिर आपको वहीं पे रुकना है पैराग्राफ दे 3? रहा है ना, पैरा दे रहा है तो पैराग्राफ 3 में वो लाइन थी और हमने डिस्कस भी किया था उसको, हमने रुक के थोड़ा रुक के उसको डिस्कस किया था, मेरे को याद है। हाँ, कल के बारे में अभी मत सोचो। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, नहीं है क्या? था ये तो ये रहा ये रहा। एट हायर अल्टीट्यूड स्नो इज a regular feature. Being decisive about setting up of camps or proceeding further is crucial. कि आपको ये डिसीजन क्विक लेना होता है कि आप वहीं पे कैंप लगा के वेट करोगे स्नो के रुकने का, या फिर आप नहीं कि थोड़ी बहुत आगे चलना है। अब आपने एक गलत डिसीजन लिया तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। सपोज करो आपने कैंप लगा लिया और 10 मिनट के बाद स्नोफॉल बढ़ गया, आपका कैंप ही खत्म हो गया, उड़ गया और कैंप के साथ आप भी निकल लिए, तो ये आपका डिसीजन गलत था, यानी कि आपको आगे बढ़ना चाहिए था। और सपोज करो आप आगे बढ़ गए और आगे बढ़ने से आपके लिए खतरा ज्यादा बढ़ गया, तो आपका डिसीजन वो वाला गलत था। तो वो क्रूशियल होता है वहां पे वो डिसीजन लेना, ठीक है। तो ये लाइन छाप सकते हैं अपन अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। फिर वही बात, थोड़ी बहुत अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करिए, ठीक है ना। क्या था कि आपको अनप्रेडिक्टेबल वेदर, तो आप क्या लिख सकते हो कि ड्यूरिंग द अनप्रेडिक्टेबल वेदर ए माउंटेनियर शुड टेक crucial decisions regarding whether he or she should set up a camp and stay there for a while, or whether he should proceed further in the unpredictable weather. उसी वेदर में उसको आगे बढ़ना चाहिए क्या, तो इस तरीके से आपको रीजन किसका शुड का यूज क्यों करते हैं भाई। आप डिसीजन लोगे तो डिसीजन में शुड का यूज नहीं करेंगे भाई, ये करना चाहिए नहीं करनी चाहिए। आइए, क्या है ये आएगा एग्जाम में। हाँ, द राइटर सेस ए ट्रू माउंटेनियर में चैलेंज द माउंटेन येट इज ऑलवेज रिस्पेक्टफुल टू द पावरफुल फोर्सेस ऑफ नेचर। ए माउंटेनियर क्या कहता है कि एक जो ट्रू माउंटेनियर होता है वो चैलेंज तो करेगा माउंटेन को, लेकिन वो हमेशा पावरफुल फोर्सेस ऑफ नेचर के प्रति रिस्पेक्टफुल भी रहेगा। सेलेक्ट द रीजन माउंटेनियर इज रिस्पेक्टफुल टू द फोर्सेस ऑफ नेचर अप इन द माउंटेन्स। एक कारण बताओ कि माउंटेनियर रिस्पेक्ट क्यों करेगा फोर्सेस ऑफ नेचर की। सर्वाइवल के लिए, जिंदा रह सके इसलिए, अनुभव के लिए, ट्रेडिशन एक ट्रेडिशन है, और डायरेक्टिव एक कोई गाइडलाइन नीचे से इशू हुई थी कि भैया आप डोग देते हुए जाना। अरे ऑप्शन नंबर ए, मार देगा माउंटेन सरवाइव करने के लिए। भाई आप चैलेंज तो ले रहे हो, लेकिन आप उसको उसका डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते, नहीं तो वो 2 मिनट में खेल खत्म कर देगा आपका, ठीक है ना। माउंटेन को गुस्सा आ गया तो भाई साहब शक्ति दिखा देगी नेचर अपना, है ना, प्रकृति है वो। सप्लाई 1 पॉइंट टू जस्टिफाई द फॉलोइंग, एक पॉइंट बताओ। वाइल माउंटेन क्लाइंबिंग एन इम्पल्सिव माउंटेनियर इज ईदर डिजास्टर प्रोन और एज गुड एज दैट। क्या कह रहा है कि माउंटेन क्लाइंबिंग के दौरान एक इम्पल्सिव माउंटेनियर जो शीघ्रता से डिसीजन लेता है, शीघ्रता मतलब जल्दीबाजी में डिसीजन लेता है, सोचता समझता नहीं है कुछ, वो या तो डिजास्टर करता है खुद के लिए या फिर मरे हुए इंसान के समान है। तो इसका आंसर हम कैसे देंगे कि इंपल्सिव माउंटेनियर जो भी होगा वो सोच समझ के डिसीजन नहीं लेगा, वो प्रैक्टिस नहीं करके आया, वो ट्रेनिंग नहीं लेके आया है, वो तो बस चला गया ऐसे ही और उसको देखा भाई स्नोफॉल कम है जो निकल लिया, स्नो बढ़ गई रुक गया। तो इस तरीके से उसके डिसीजंस उसको ले डूब सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है, तो वो आप जब वो चढ़ रहा है तभी आप गुड एज डेड मानो उसको, भाई ये तो नहीं आएगा वापस, क्योंकि है ही वो इंपल्सिव माउंटेनियर, है ना, ट्रेनिंग लेके नहीं गया, समझ गए। Last question. Evaluate the inappropriate reason for the feeling of exhilaration on reaching a summit that the mountain climbers experience. जो mountain climbers ऊपर पहुंचने के बाद, टॉप पे समिट पे पहुंचने के बाद जो फीलिंग ऑफ एक्सिलरेशन, खुशी, एक्सिलरेशन मतलब खुशी के जो फीलिंग होती है उनको, उसके बारे में एक इनअप्रोप्रिएट रीजन बताओ भाई, क्यों होती है उनको खुशी, कारण बताओ गलत वाला। कई बार देखो हम सही कारण लिख देते हैं, इसने क्या पूछा है कि कौन सा कारण गलत है। अचीवमेंट ऑफ ए सीमिंगली इम्पॉसिबल फीट, जो पहले आपको इम्पॉसिबल सा फीट, यानी कि एक तरीके से फीट मतलब स्पॉट, एक इम्पॉसिबल स्पॉट लग रहा था, वो आपने अचीव कर लिया, ये कारण हो सकता है क्या खुशी का, ये तो सही है भाई, वाकई में ये कारण हो सकता है, आपको इनअप्रोप्रिएट बताना है ना। स्पेक्टेकुलर पैनोरामिक में वहां पे जाके भव्य नजारा देखने को मिला, ये भी सही है। पैनोरामिक का मतलब होता है पनोरमा से रिलेटेड, और पनोरमा का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ पिक्चर्स। अपन कैमरा में भी पनोरमिक मोड होता है, पनोरमिक, हाँ पैनारोमिक, पनोरमिक बोलते हैं उसको, पैनोरोमिक, ठीक है ना। तो उस ऐसा नजारा आपको वहां पे भी दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो वो नजारा वहां मिलेगा ना आपको, दृश्य, इधर सूरज, इधर पानी, इधर माउंटेन, इधर स्नो, ऐसे पनोरमिक व्यू आपको मिलेगा। तो वो देखना आपके लिए स्पेक्टेकुलर रहेगा, तो ये तो खुशी का कारण रहेगा ना।
ये तो रहेगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। एप्लीकेशन ऑफ द इनकलकेटेड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, जो आपने मन के अंदर इंस्टिंक्ट्स, सर्वाइव होने के इंस्टिंक्ट्स बिठा रखे थे कि मैं जिंदा वापस आऊंगा, वो भी अप्लाई हो गया वहां पे, वो इंस्टिंक्ट भी आ रही है, तो ये भी खुशी का कारण है कि हाँ मैं जिंदा हूं। ठीक है। लास्ट, अपॉर्चुनिटी टू यूज सोफिस्टिकेटेड माउंटेनिंग इक्विपमेंट, चलो ऐसा करने से मेरे को वो औजार तो यूज करने को मिले। तो इसकी अपॉर्चुनिटी तो मिली कम से कम मुझे। भाई मेरा टायर पंक्चर हो गया, तो मैंने टायर अगर सही कर दिया, बिल्कुल ना चेंज कर दिया, तो मेरे को खुशी इस बात की होगी कि मैंने टायर सही कर दिया, या इस बात की खुशी होगी कि मैंने वो यूज करना सीख लिया? इस बात की खुशी नहीं होगी मुझे। तो भी ज्यादा खुशी तो उसकी होगी कि अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच गया, या मैंने टाइम पे मेरे साथ कुछ गलत घटना नहीं हुई और मैंने साइड पे गया, इस बात की खुशी नहीं होगी कि हाँ यस आज मैंने वो यूज करके दिखा दिया। ठीक है ना। तो सोफिस्टिकेटेड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट यूज करने की खुशी नहीं होगी, ये इनअप्रोप्रिएट रीजन है वहां पे खुश होने का। ऑप्शन नंबर डी। और कल वो सोच के आना उस इक्विपमेंट को क्या कहते हैं, याद क्यों नहीं आ रहा। चलो थैंक यू सो मच फॉर, अभी टाइम नहीं है ज्यादा डिस्कस करने का, बेटा टाइम नहीं है, मेरे को बैंक पहुंचना है 10 बजे, जल्दी बोल। ये नीचे वाला पैसेज, नीचे वाला सरल है, उल्टा डेटाबेस पैसेज है, बहुत ही सरल है, इसको ट्राई करना, कोशिश कोशिश करना। और बोलो शाम को लेके आ जाना फिर इसके आंसर्स, ग्रुप में इसने भेज रखा है। तो क्या करूं बता, फोन खरीद के तू तेरे को ले ले किसी से, ये पैसेज ही तो लेना है, इसका प्रिंट आउट ही तो चाहिए तेरे को। सर दे देगी। मेरे को बोल देना, तू किसी भी मित्र की दुकान पे जा, मेरे को फोन कर देना, मैं उस मित्र के व्हाट्सएप कर दूंगा, प्रिंट आउट ले लेना। उसके लिए फोन चाहिए। अरे उसके फोन पे कर दूंगा, उसके पास तो होगा, नहीं, फोन फिर कैसे? आपके आगे बता उसके फोन से ही कर देना। नंबर तो लिख सकता है। चलो में से थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। और अब अपन दो तीन दिन के गैप में करेंगे काम, तो 2-3 दिन के गैप के बाद आप सोच के रखो आपको कौन सा, अगर देखो आप चूज नहीं करोगे तो फिर मेरी चूज किया हुआ पैसेज, तो वो बाकी सब भी देख लो ना, केवल चर्चित की चलेगी ऐसा थोड़ी ना, आप सब लोग अपने अपने पैसेज देखो और एक डिसीजन पे आओ कि हमको ये पैसेज करना है। आप डिसीजन लोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं मेरी मर्जी से कराऊंगा, फिर आप कहोगे कि सर आप तो अपनी मर्जी वाले करा रहे हो, जैसे अभी आज मैंने 22-23 का कराया क्योंकि मुझे सही लगा, आप में से हो सकता है किसी को सही नहीं लगा हो पिछले साल का करना। किसी का था हाँ इस साल का ये, लेकिन और भी हैं कई बहुत सारा आपके पास कंटेंट है, 2-3 दिन में आप वो डिसाइड करो, फिर नेक्स्ट क्लास अपन अभी 1-2 दिन में रखते हैं, 2-3 दिन में रखते हैं। हाँ कल की तो अब छुट्टी, क्योंकि एक दिन आपकी क्लास ले रहे हैं, एक दिन 11th की ले रहे हैं, तो अब आज आपके लिए तो कल 11th की लेनी पड़ेगी मुझे, 2 दिन उनकी लेनी पड़ेगी, 2 से 3 दिन, क्योंकि उनका मैथ्स का कोर्स थोड़ा पीछे चल रहा है। ठीक है। और फिर अब कब ले होगी?